यहाँ से कल हो गया था ना, यहाँ से पढ़ रहे, ठीक है। हम लोगों की कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं पर भी ये मेंशन नहीं, फेडरल वर्ड मेंशन नहीं है, ठीक है। वर्ड फेडरल इज नॉट मेंशन एनीवेयर इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में हम लोग के कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं पर भी फेडरल वर्ड मेंशन नहीं, ठीक है। क्या मेंशन है, इंडिया को क्या बोलकर डिस्क्राइब किया गया है। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर बोलते हैं कि हम लोग फेडरल वर्ड को यूज नहीं करते। फेडरलिज्म का मतलब ही होता है तुम्हारा पावर को डिवाइड करना, इक्वल डिवीजन, ठीक है। मतलब 50% पावर सेंटर को देना और 50% पावर तुम्हारा स्टेट को देना, इसी को फेडरलिज्म बोलते हैं, ठीक है ना। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का कहना था कि अगर अभी अभी इंडिया आजाद हुआ है और अगर अभी अभी हम लोग सेंटर को पावर ज्यादा ना दे के स्टेट को भी पावर दे देंगे तो हो सके इंडिया फिर से प्रॉब्लम में हो सकता है, ठीक है। तो इन्होंने क्या बोला, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने इंडिया को डिस्क्राइब किया ये बोल के कि इंडिया इज डिस्क्राइब एज ए यूनियन ऑफ द स्टेट। इंडिया जो है ना वो पूरा यूनियन को मिलाकर स्टेट है। इंडिया में पूरा स्टेट को मिलाकर एक यूनियन है, तो इंडिया यूनियन ऑफ द स्टेट है, ये आर्टिकल 1 में लिखा हुआ है। बट फेडरल वर्ड कहीं पर भी नहीं लिखा हुआ है हम लोग। लेकिन ऐसा बात नहीं कि इंडिया में फेडरलिज्म नहीं, इंडिया में फेडरलिज्म है। ये टॉपिक में पहले भी पढ़ा चुकी, लेकिन एक बार रिवीजन हो रहा तो इसको मैं शॉर्ट करके लाई हूँ, ठीक है। पूरा डिटेल में मैं पढ़ा चुकी, तो मैं एक बार वीडियो देख लेने लगे, ये भी ठीक है, यहाँ से भी क्वेश्चन आता है, ये इंपॉर्टेंट वर्ड ही मैं लाई हूँ, ठीक है। इंडिया में भी फेडरलिज्म है। इंडिया में जो फेडरलिज्म उसको बोला था क्वाजी फेडरलिज्म। क्वाजी फेडरलिज्म का मतलब होता है कि जब पावर का डिस्ट्रीब्यूशन इक्वल ना हो। जैसे इंडिया में तुम देखोगी कि इंडिया में ज्यादा पावर सेंटर को दिया गया है, प्राइम मिनिस्टर को ज्यादा पावर होता है, और उनके कंपेरिजन जो चीफ मिनिस्टर होते हैं उनको ज्यादा पावर नहीं दिया होता है, ठीक है। मैं अभी एक बात बताती हूँ, देखो फेडरलिज्म किसको बोलते हैं, जब पावर का इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हो, जब पावर का इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हो, किसके किसके बीच में पावर का इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन, जब पावर का इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होगा किसके किसके बीच में, स्टेट और सेंटर के बीच में, तो वहां पे तुमको फेडरलिज्म, प्योर फेडरलिज्म मिलेगा, ठीक है। स्टेट प्लस सेंटर, यूनियन बोलो सेंटर बोलो कुछ भी बोलो, तो इस तरह को हम लोग क्या बोलते हैं, फेडरलिज्म, ठीक है। फिर एक और आ जाओ, एक होता है यूनिटरी। यूनिटरी में क्या होता है, पावर बस एक आदमी के पास होता है, सेंटर के पास। फिर एक आता है तुम्हारा क्वाजी फेडरल। यहाँ पे एक ही सिंगल अथॉरिटी रहेगा, सिर्फ एक सिंगल अथॉरिटी, उसी के पास पावर होगा। और यहाँ पे क्या होगा कि पावर का डिस्ट्रीब्यूशन होगा, पावर का डिस्ट्रीब्यूशन होगा, बट सेंटर स्ट्रांग होंगे, और स्टेट सेंटर के कंपेरिजन वीक होंगे। ये वाला है इंडिया में जो है वो ये है क्वाजी फेडरलिज्म। इंडिया में क्या है, इंडिया में है तुम्हारा क्वाजी फेडरलिज्म, ठीक है ना। ये बात याद रखना कि इंडिया में कौन सी फेडरलिज्म है, क्वाजी फेडरलिज्म है। एक सेकंड रुक जाओ, एक सेकंड। प्लीज, हाँ, इंडिया में कौन सा फेडरलिज्म है, तो क्वाजी फेडरलिज्म है। ये बात समझ में आ गया। तो हम लोग जो ये क्वाजी फेडरलिज्म का सिस्टम लिए हैं, इंडिया में जो फेडरलिज्म है, ऐसा तो नहीं इंडिया में दम फेडरलिज्म में है, हम क्या बोले, इंडिया में फेडरलिज्म में क्वाजी फेडरलिज्म है। हमने सेंटर को स्ट्रांग बना के रखा है। इंडिया ने क्या किया है, सेंटर को स्ट्रांग बना के रखा है। इंडिया किसको स्ट्रांग बनाया है, सेंटर जो है ना, सेंटर जो है स्ट्रांग है। हम लोगों का जो रेसिड्यूसरी पावर होता है ना, वो हम लोग सेंटर को देकर रखे, यानी सेंटर स्ट्रांग है। और ये जो सेंटर को स्ट्रांग करने का जो सिस्टम है, ये हम लोग कहाँ से लिए, इंडिया ने अपने फेडरलिज्म सिस्टम को कहाँ से लिया हुआ, बहुत इंपॉर्टेंट है।
इंडिया ने फेडरल सिस्टम को कहाँ से लिया? इंडिया का जो फेडरल सिस्टम है वो किसके पे बेस्ड है, कौन सा मॉडल पे बेस्ड है? कैनेडियन मॉडल, याद कर लेना, ठीक है। कनाडा में भी सेंट्रल स्ट्रांग है, तो हमने कनाडा का ही देखकर क्या किया, हमने सेंटर को स्ट्रांग रखा, ठीक है। क्वाजी फेडरल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट इंडिया में है, इसका मतलब क्या है, द सेंटर हैज मोर पावर देन द स्टेट, सेंटर के पास बहुत पावर है स्टेट के कंपेरिजन, ठीक है। ये वर्ड समझ में आ गया। फेडरलिज्म का मतलब होता है पावर को डिस्ट्रीब्यूट करना इक्वल, जितना पावर स्टेट को मिलेगा उतना पावर सेंटर को मिलेगा। ये वाला जो सिस्टम है ना, ये यूएसए में है, प्योर फेडरलिज्म। यूनिटरी जो है वो इंडिया में नहीं है, ठीक है। क्वाजी फेडरलिज्म इंडिया में है, हमने सेंटर को स्ट्रांग करके रखा है और स्टेट को वीक करके रखा है, और हमने जो ये मॉडल लिया है वो कहाँ से लिया है, कैनेडियन मॉडल है, ठीक है। हमने जो इंडियन फेडरल सिस्टम, इंडिया में जो फेडरल सिस्टम है सेंटर को स्ट्रांग करने का, सेंटर को दूसरी पावर देने का, ये हमने कहाँ से लिया है, ये हमने कनाडा से लिया है। यूएसए में क्या है, यहाँ पे कौन सा फेडरलिज्म है यूएस में? अच्छा, तुम जब टॉपिक देखोगी तो टॉपिक में लिखा हुआ है कि इंडिया का फेडरलिज्म यूएस के फेडरलिज्म से कंपैरिजन करो, तो मैं ये तुमको सब पढ़ा रखी हूँ, पता नहीं तुम क्लास में थी कि नहीं पढ़ी थी, लेकिन जब मैं टीचिंग वाला प्रिपरेशन स्टार्ट करी तो तब मैं ये दोबारा स्टार्ट की थी, उन लोगों को मैं करा चुकी थी, लेकिन टीचिंग वाला में मैं ये करवाई हूँ, ठीक है। तो ये बात एक बार फिर से अच्छे से याद कर लेना कि यूएस में किस टाइप की फेडरलिज्म है, प्योर फेडरलिज्म, मतलब 50% पावर सेंटर को और 50% पावर स्टेट को। लेकिन इंडिया में कौन सा फेडरलिज्म है, क्वाजी फेडरलिज्म है ना, सेंटर स्ट्रांग है स्टेट के कंपैरिजन, ठीक है। अब एक बात सुनो, यूएस में ये क्वेश्चन आया हुआ बहुत एग्जाम में आता है, यूएस में किस टाइप की फेडरलिज्म है, कमिंग टुगेदर फेडरलिज्म, ठीक है। इंडिया में होल्डिंग टुगेदर फेडरलिज्म में ज्यादा इससे क्वेश्चन आता है कि इंडिया में किस टाइप के होल्डिंग, इंडिया ने अपने फेडरलिज्म को पकड़ के रखा है, ऐसे याद रखना, इंडिया ने अपने फेडरलिज्म को पकड़ के रखा है, कैसे, यूनियन ऑफ द स्टेट, है ना, यूनियन ऑफ द स्टेट, पूरा स्टेट को मिलाकर यूनियन बना है ना, तो पूरा पकड़ कर, है ना, एक यूनिटी से बना, तो ऐसे याद रखना कि जहां पे होल्डिंग है वो इंडिया का है, जो कमिंग है वो यूएस का है, ठीक है। इंडिया में, इंडिया में जो तुम्हारा स्टेट है और यूनियन, सॉरी यूएस में, सॉरी यूएस में यूनियन को इनडिस्ट्रक्टेबल बोला जाता है, देखो इनडिस्ट्रक्टेबल, ठीक है। इंडिया में यूनियन को इनडिस्ट्रक्टेबल बोलेंगे, बोलो क्यों, क्योंकि 50% पावर इसको भी दिया हुआ है, मतलब इसको हम तो यूनियन को तोड़ नहीं सकते हैं, यूनियन को तोड़ नहीं सकें क्योंकि यूनियन को 50, यूनियन भी पावरफुल है, यूएस में बोलते हैं, तो यूएस में दोनों को 50-50% पावर दिया गया, तो यूएस में स्टेट को भी बोलेंगे इनडिस्ट्रक्टेबल। एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि यूएस में जो यूनियन है उसको हम लोग क्या बोलेंगे, इनडिस्ट्रक्टेबल, जिसको तोड़ा नहीं जा सकता है, तो स्टेट को भी तो उतनी ही पावर मिला हुआ है, स्टेट तो भी इतना ही स्ट्रांग है जितना सेंटर स्ट्रांग है, तो स्टेट को भी यही नाम देंगे, इनडिस्ट्रक्टेबल, ठीक है ना। इंडिया में, सॉरी यूएस में स्टेट को जितना पावर दिया गया है उतना यूनियन को भी पावर दिया गया है। यूएस में कितना स्टेट है टोटल, तो 50 स्टेट है, तो इन सारे 50 स्टेट को भी उतना ही पावर दिया गया जितना यूनियन को पावर में दिया गया, जैसे जितना डोनाल्ड ट्रंप को पावर मिला हुआ है उतना उनके स्टेट के जो भी होंगे, है ना, उनको भी उतना ही पावर दिया गया है, ठीक है। जैसे यहाँ पे अगर तुम देखोगी प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी और वेस्ट बंगाल में ममता बनर्जी का कंपेरिजन करो, पावर सेम नहीं है। तुम देखी थी अभी कि टीचर वाला जो तुम्हारा कैंसिल था वो तुम्हारा कैंसिल कर दिया गया था, वो सेंटर का डिसीजन था, लेकिन एग्जाम लेना तुम्हारा किसका डिसीजन है, तुम्हारा क्या नाम है तुम्हारा, ममता बनर्जी का, तो वो रोक नहीं पाई, वो 10,000 आदमी का जॉब गया था तुम्हारा भी थोड़ा दिन पहले, वो रोक नहीं पाएगी क्योंकि सेंटर जब कोई डिसीजन नहीं लेगा तो स्टेट फिर कुछ नहीं कर पाएगा, ठीक है। तो लेकिन यहाँ पे क्या, यूएस में जितना पावर यूनियन को दिया गया है उतना पावर स्टेट को भी दिया गया है, ठीक है। जितना पावर यूनियन को दिया गया है उतना पावर स्टेट को भी दिया गया है, इसलिए यूनियन को भी बोलेंगे इंडिस्ट्रक्टेबल, नहीं तोड़ सकते क्योंकि ये भी स्ट्रांग है और ये भी स्ट्रांग है, तो इसको भी नहीं तोड़ पाएंगे, ठीक है, इसको भी नहीं तोड़ इन डिस्ट देखो डिस्ट्रक्ट, डिस्ट्रक्ट का मतलब क्या होता है, डिस्ट्रक्टेबल मतलब जो टूटने के काबिल हो, लेकिन जब इन लगा दिए तो जो जिसे तोड़ा ना जा सके, ठीक है। तो यहाँ पे यही बात बोला कि ना तो यूनियन को तोड़ सकते हैं ना ही स्टेट को तोड़ सकते हैं, क्योंकि दोनों का पावर क्या है, इक्वल है।
उसके बाद क्या बोल रहा है कि अब स्टेट में देखो क्या बोल रहा है, ये इंडिया में देखो, इंडिया का फेडरलिज्म जो है ना, इंडिया में इनडिस्ट्रक्टेबल यूनियन है। यूनियन को नहीं तोड़ सकते क्योंकि यूनियन का पावर 70 है। स्टेट को तोड़ सकते हैं, डिस्ट्रक्टेबल स्टेट, स्टेट को तोड़ सकते हैं, ठीक है ना। स्टेट क्या है, वीक है, कमजोर है यूनियन के कंपेरिजन। तो इंडिया में हम तोड़ सकते हैं, तो इसलिए इंडिया में जो स्टेट है वो डिस्ट्रक्टेबल है, और यूनियन क्या है, इनडिस्ट्रक्टेबल, जिसको हम लोग तोड़ नहीं सकते हैं। ये बात माइंड में रखना, ठीक है। यूएस में जो कॉन्स्टिट्यूशन है हम लोग चेंज नहीं कर सकते, जबकि इंडिया में फ्लैक्सिबल भी कुछ है, कुछ कॉन्स्टिट्यूशन ऐसा जो जिसे तुम चेंज कर सकती हो, कुछ ऐसा जिसे तुम चेंज नहीं कर सकती हो, ठीक है। ये फेडरलिज्म का स्टोरी हो गया। एक और चीज तुमको याद करना है, देखो तुमको अगर मैं बोलूंगी इसको 2 पार्ट में डिवाइड करो, ठीक है, तुम इसको 2 पार्ट में डिवाइड करोगी, बिल्कुल बहुत एहतियात से डिवाइड करना, ठीक है। बराबर है कि नहीं, बराबर डिवाइड हुआ, देख लो। तो, तो यूएस में स्टेट है एक तरफ और एक तरफ यूनियन है, इन दोनों के बीच में पावर क्या है, बराबर डिवाइड है, ठीक है। तो यहाँ पे जो तुम्हारा फेडरलिज्म है ना, उसको एसिमेट्रिक फेडरलिज्म बोलेंगे। क्यों, सिमेट्रिक का मतलब क्या होता है, जब तुम किसी चीज को 2 बराबर हिस्सों में डिवाइड करोगे उसको सिमेट्रिक बोलेंगे, ठीक है ना। और यूएस में पावर को एकदम बराबर हिस्सों में बांटा गया है, मतलब बराबर, जितना पावर यूनियन को दिया गया उतना पावर स्टेट को दिया गया है। तो हम इस बेसिस पे बोल सकते हैं कि यूएस का फेडरलिज्म क्या है, सिमेट्रिकल फेडरलिज्म है। सिमेट्रिकल का मतलब अगर तुम ऐसे इंडिविजुअल देखोगी तो बोला जाता है कि जब किसी चीज को 2 पार्ट में बराबर बराबर डिवाइड किया जाए। तो समझ में आ गया कि यूएस में जो फेडरलिज्म है वो एसिमेट्रिकल है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे यूनियन और स्टेट के बीच में पावर बिल्कुल बराबर बराबर डिवाइड है। जबकि तुम अगर यहाँ पे तुम देखोगी तो इंडिया का फेडरलिज्म ऐसे है, स्टेट को कम पावर दिया गया है और सेंटर को ज्यादा। यानी ये देखो, ये लैंड बराबर डिवाइड नहीं है। तुम अगर मैथमेटिक्स पढ़ी होगी तो ये पढ़ा, ये सभी को पढ़ा है। सिमेट्रिकल बोलते हैं हम लोग जब एक एक चीज को जब 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे वो भी इक्वल। एसिमेट्रिकल बोलेंगे जब हम लोग डिवाइड बराबर नहीं करते हैं, ज्यादा कम करके करते हैं, ठीक है ना। तो इंडिया में हम लोग क्या किए हैं, सेंटर को ज्यादा पावर दे दिए हैं और स्टेट को कम पावर दिए गए हैं। तो इंडिया में जो फेडरलिज्म है उसको हम लोग बोलेंगे एसिमेट्रिकल फेडरलिज्म, ठीक है। ये वाला पार्ट समझ में आ गया, उसके बाद आ जाओ, ये कल बचा हुआ था। हम्म ये क्वेश्चन तुम देखी होगी, ये तो तुम्हारा एग्जाम, ये क्वेश्चन सॉल्व करो, ये क्वेश्चन सॉल्व करो, आंसर क्या है इसका। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। प्री डिटेंशन, मैं क्या बोली थी, कीवर्ड याद करो, डिटेंशन, आर्टिकल 22, राइट टू लाइफ, ऑफिसेंस, जो ऑप्शंस होते हैं मतलब जो क्रिमिनल होते हैं उनको प्रोटेक्शन देना, आर्टिकल 32 रीड्स, ठीक है। आर्टिकल 22 फंडामेंटल राइट, यानी तुम रिवीजन नहीं की हो, ठीक है, तुमको रिवीजन करना पड़ेगा फंडामेंटल राइट्स, डिटेंशन बस। ओ, अच्छा ठीक है। देखो मैं तुमको यहाँ पे बता दे रही, 22 याद कर लो, 22 का नाम है डिटेंशन, बस ऐसे याद करो। 22 का नाम क्या है, डिटेंशन। बस हमको एग्जाम में कीवर्ड से तो आंसर सॉल्व करना है। तुम लोगों को तो उतना हार्ड, टीचर में देखो उतना लेंदी क्वेश्चन नहीं आया हुआ है ना, तो तुम चाहोगी तो कीवर्ड पकड़ के याद कर सकती हो। क्या क्या बोला गया है, मे भी हो सकता है, मे भी, क्योंकि अभी तुम्हारा अभी एग्जाम हुआ था यूजीसी का, तो बिका है यूजीसी का सेट, यूजीसी का भी बिका है, यूजीसी का पॉलिटिकल साइंस का सीट बिका है, हो भी सकता है, कोई ठीक नहीं है, ये सीट बिका है। वो भी है ना, किसको, ये लोग किसको बेचा था, ये लोग किसको बेचा था, जो बड़ा बड़ा इंस्टीट्यूशन होता है ना, जैसे अन अकेडमी हो गया, मैं नाम नहीं लूंगी सॉरी, मतलब बड़ा बड़ा जो इंस्टीट्यूशन होता है ना उनको बेच दिया है, मे भी कोई ठीक नहीं है। तब तो फिर से ऐसे आदमी फिर प्रिपरेशन कैसे करेगा जब ऐसा बात हो जाएगा तो सुनो ना, अगला बार तुम सुनी होगी कि 10,000 टीचर का ये जो है कैंसिल हुआ है, तो वहां भी तुम्हारा हाँ, वहां पर भी बहुत सारा स्टूडेंट के साथ, मतलब कुछ कुछ ऐसा स्टूडेंट था जो ऐसा देकर आया, ठीक है। तो हो भी सकता है, मे बी हो भी सकता है।
ऐसा होगा तो इंसान को दिल कैसे लगेगा बताओ प्रिपरेशन करने में। हाँ तुम सुनो ना, जब नेट का देखो, नेट का कट ऑफ ना कभी भी नेट का कट ऑफ है ना पॉलिटिकल साइंस में, तुम्हारा जनरल कैटेगरी का मैं बता रही हूँ 60 तो कभी नहीं गया, हमेशा 50, चलो 60 में रखती हूँ, 60 जाता, ठीक है। कट ऑफ बहुत हार्ड होता तो 60 जाता। सब पेपर में इंग्लिश में 55 कट ऑफ गया है, ठीक है। कोई पेपर में 45 कट ऑफ गया है, कोई सिर्फ पॉलिटिकल साइंस में 72 कट ऑफ गया है, और आरसी का आया था 70। बोलो, अब इतना में जीआरएफ जाता है, इतना में जीआरएफ। और अब पता चल रहा है कि बहुत सारे स्टूडेंट लोग जाके हाई कोर्ट में केस किया है कि पॉलिटिकल साइंस, क्योंकि देखो पेपर वन तो सबका कॉमन आता है, तुम अंदाजा लगाओ, पेपर वन तो सबका कॉमन आता है, तो पेपर वन तो सब स्टूडेंट के जैसे सबका सेम है, तो फिर इन लोगों का 45 में क्यों कट ऑफ गया। इंग्लिश का तुम देखोगी, कॉमर्स का 45 गया है, इंग्लिश का 55 कट ऑफ गया है, ठीक है। सुषमा का भी 60% आया, सुषमा का भी 60% आया, वो भी सुषमा का ये है कैटेगरी है, शेड्यूल ट्राइब है, इसका तो फौरन निकल जाता है ना। तो सब स्टूडेंट लोग वही गया जाके हाई कोर्ट में केस किया है कि आखिर पॉलिटिकल साइंस का ही कटअप क्यों भागा। बाकी जितना भी सब्जेक्ट जैसे हिस्ट्री हो गया, ज्योग्राफी हो गया, सब तुम जितना कटअप निकाल के देखो सबका नॉर्मल है, सबका नॉर्मल है 55 45, किसी किसी का 48 भी कटअप गया है। सिर्फ सिर्फ पॉलिटिकल साइंस का कटअप को कर दिया है 72। तो बहुत, हाँ, बहुत सारे स्टूडेंट लोग केस किया हाई कोर्ट में कि आखिर हम लोग का इतना कटअप क्यों भागा, क्योंकि क्वेश्चन तो सेम आता है सबका। तुम देखना ना, अब अभी तो बहुत, नहीं नहीं तुम, नहीं 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 ऐसे ना, तुम नेगेटिव थिंकिंग, सुनो मेरी बात, नेगेटिव थिंकिंग को हटा दो। तुमको तुमको माइंड में ये बैठाना है कि ठीक है, तुमको ये बैठाना है कि हमको 100% निकालना है, हाँ, हमको 100% हर हाल में निकालना है, ठीक है। चाहे जो हो जाए मुझे तो निकालना ही निकालना है, हाँ, ये बात माइंड में बैठा लो, ठीक है, कि मुझे निकालना है। जब ये माइंड में बैठ जाएगा तो वो सब थिंकिंग नहीं आएगा। देखो करप्शन तो हर जगह होता है, ऐसा बात नहीं है, लेकिन क्या करेगा इंसान, अब उसी हम लोग हाँ, एसएससी में भी तो हुआ, वही तो मैं बोल रही कि एसएससी में भी जो हुआ, तो आदमी बोलो प्रिपरेशन किस चीज का करे, तुम ही बताओ किस चीज का करे। हर जगह तो करप्शन चला गया, हर जगह तो करप्शन चला गया, सब क्या बोले आदमी। गवर्नमेंट भी इतना चोर चोर बैठा हुआ ना, चाहे स्टेट में हो चाहे सेंटर में, वो लोग भी पैसा लेके ही करता है। अगर 10,000 टीचर का जॉब किया, क्यों किया, क्योंकि आपने पहले, हाँ 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 हाँ, तुमको यकीन नहीं होगा, पता है प्रोफेसर का जॉब में भी ना हम लोग के मतलब जानते हैं, कुछ कुछ प्रोफेसर ऐसे आए थे ना हम लोग का, हम लोग जान पहचान का, जो पैसा देकर मतलब किसी का रिलेटिव में कोई ऑफिसर है, ठीक है ना, ए ग्रेड ऑफिसर, तो वो उस तरह से ऐसे करके आए हैं। हर जगह तो करप्शन है, लेकिन देखो इतना नहीं था जितना अभी है ना, एकदम 10% वो लोग 20, हाँ 20% जॉब देता है तो 80% को वो लोग बेच देता है, ठीक है। हाँ, यही बात है। आरसी का तो अगले बार ही निकल जाता है, अगले बार ही उसका इतना अच्छा नंबर आया, तो अगला ये क्या हुआ, ये लोग 2-3 साल से पॉलिटिकल साइंस का कटअप ना बहुत भाग जा रहा। तो मेरा सबका स्टूडेंट लोगों का कहना है, मतलब बहुत सारे इंस्टीट्यूशन भी जाके केस किया है, बोले ठीक है, मान रहे कि पॉलिटिकल साइंस का बच्चा लोग बहुत पढ़ा रहा है, पेपर वन तो सबका कॉमन है ना, पेपर वन तो सबका कॉमन है, तो जब पेपर वन में सबका आ रहा है तो सबका पेपर वन में तो बाकी जैसे कॉमर्स है, हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है ना, और उर्दू है, हिंदी है, तो इन लोगों का तो पेपर वन में भी तो उतनी नंबर आना चाहिए जितना इन लोगों का आ रहा। तो इन लोगों का 45 कटअप क्यों जा रहा है, इन लोगों का 50 कटअप क्यों जा रहा, और पॉलिटिकल साइंस में 72 क्यों किया, हाँ। तो ये इस बेसिस पे केस किया, देखो क्या होता है, कम से कम डरे तो बाबा थोड़ा सा, थोड़ा सा तो करे, हाँ थोड़ा सा तो डरे, तो आधा से ज्यादा सीट ना पैसा लेके बेच दे रहा, वही ना, तो हम लोग वही ना, हम लोग मार खा जा रहे हैं, और क्या। तो तुम क्या सोचती हो, वो लोग जो बैठा हुआ रहता है, वो लोग देखो वो लोग क्या करता है, देखो पैसा तो कोई भी मतलब हम लोग तो नहीं दे पाएंगे, लेकिन हम लोग से भी बहुत अमीर अमीर लोग होते जो दे देंगे, ठीक है। लेकिन वो लोग पता है क्या बोलता है कि लिंक भी तो मिलेगी, कैसे दिलाएगा, तो लिंक ऑफिसर ऑफिसर का लिंक होगा, बड़ा बड़ा प्रोफेसर का दोस्ती ऑफिसर लोग से है, अब ऑफिसर का कोई जान पहचान है, तो इस तरह से लिंक मिल जाता है, ठीक है। लेकिन तुम अपना 100% प्रिपरेशन करो, देखो ऐसा नहीं कि सबका, हाँ सबका चोरी के बेसिस पे ही जॉब लगता है, ऐसा बात अगर इंसान सोचे तो फिर करे ही नहीं, है ना। तुम अपना 100%, हाँ तुम अपना 100% हाँ
पूरा एकदम 100% प्रिपरेशन करके जाओ और एग्जाम में 100% करके आना। कोई कुछ भी बोला नेगेटिव थिंकिंग माइंड से निकाल दो, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे मेरे प्रिपरेशन चाहिए, मुझे निकालना है हर हाल में, ठीक है। बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी मिला हुआ है तो तुम इससे पूरा बेनिफिट उठाओ, दिन रात करके बस पढ़ाई करो। चलो इसका आंसर बता सकते हो कि इंडिया फ्रीडम ऑफ प्रेस किस में बोला गया, आर्टिकल 19 या फंडामेंटल राइट टू फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन या डीपीएस में भी बोला गया या सब में बोला गया? ये मैं पढ़ाई हूँ तुम्हें। ए क्यों होगा? आर्टिकल 19 में तो तुम्हारा सब आ जाएगा, सिर्फ फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है ना, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के अंदर सिर्फ ये आएगा। रुक जो मैं दिखाती हूँ, जैसे आर्टिकल 19 तो अकेला नहीं ना, आर्टिकल 19 के अंदर 6 है। हाँ जी, देखो बोला कि आर्टिकल 19 जो है ना, आज मैं बताती हूँ, आर्टिकल 19 तो पूरा 6 है, मैं पढ़ाई भी हूँ 6, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, तो पहला वाला के अंदर आएगा, पहला वाला के अंदर आएगा। हम तो पढ़ाए थे ना कि ए है, बी है, सी है, डी है, ई है, एफ है, पूरा 6 पढ़ाए थे कि है ना, राइट टू फ्रीडम स्पीच एंड एक्सप्रेशन। हाँ, तो बोलने की तुमको कहाँ पे आजादी है, बोलने की आजादी कहाँ पे? फिर एक जगह तुमको एसोसिएशन बनाने की आजादी है, एक जगह तुमको यूनियन बनाने की आजादी है, एक जगह तुम कहीं भी जा सकती हो, एक जगह तुम कहीं रह सकती हो, कहीं भी जॉब कर सकते हो, ये सब है ना। लेकिन यहाँ पे तुम्हें बोला कि प्रेस, बोलने की आजादी है ना, तो वो तो मेरा एक में ही बोला गया है, आर्टिकल 91 ए में बोला गया। और खाली 19 बोलेंगे तो सब हो जाएगा ना, तो इस वजह से आंसर थोड़ा ये थोड़ा आंसर घुमाया है। हाँ ये बात तो आर्टिकल 19, अगर आर्टिकल 90 बोलेंगे तो पूरा 6 वाला इसके अंदर आ जाएगा, है ना। लेकिन फ्रीडम यहाँ पे अच्छा आंसर दिया हुआ कि फंडामेंटल राइट टू फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, आर्टिकल 91(1) है ना, 1 नंबर वाला, ठीक है। अच्छा दूसरा वाला क्वेश्चन का आंसर बताओ, दूसरा वाला का बताओ, आर्टिकल 28। कितना नंबर? क्या पूछा क्वेश्चन है समझो, द डॉक्ट्रिन ऑफ फंडामेंटल राइट कैन नॉट बी अमेंड अंडर आर्टिकल 368 परफॉर्म्ड बाय द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया इन केस। किस केस में सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि पार्लियामेंट को कोई राइट नहीं है कि फंडामेंटल राइट को अमेंड कर सके? कौन सा केस में बोला, बोलो। मैं अभी उस दिन क्लास करवाई थी ये वाला। वो देखो मैं नहीं, देखो मैं तुमको बता रही हूँ, मैं तुमको पहले बताई थी कि शंकरी प्रसाद केस आया था, आ जाओ। AK गोपाला तो तुम्हारा डिटेंशन वाला है ना, राइट टू, जहाँ पे आर्टिकल 21 को नैरो कर दिया गया था, ठीक है, तो ये तो होगा नहीं। मेनका गांधी में मैं बोली थी कि तुम्हारा यहाँ पे आर्टिकल 21 को एक्सप्लेन किया गया था, ठीक है, कीवर्ड से याद करो, ठीक है ना। यहाँ पे बेसिक स्ट्रक्चर को इंट्रोड्यूस किया गया था, बेसिक डॉक्ट्रिन या स्ट्रक्चर, बेसिक डॉक्ट्रिन को इंट्रोड्यूस किया गया था। गोलकनाथ केस में क्या बोला गया था कि सुप्रीम कोर्ट जो है ना फंडामेंटल राइट को अमेंड नहीं कर सकती है। चलो मैं एक बार यहाँ पे चार्ट बनाती हूँ, आ जाओ। वेट करो, रुक जाओ। चलो देखो मैं यहाँ पे चार्ट बना रही हूँ, ठीक है, तुम देखना। क्या हुआ था? एक मिनट देखो, मेरा मोबाइल थोड़ा सा आ जाओ। देखो क्या हुआ कि तुम्हारा एक केस आया, केस का नाम है शंकरी प्रसाद, इसको अच्छे से समझना, ठीक है। शंकरी प्रसाद केस आया, ठीक है, SHANKRI, शंकरी प्रसाद केस,
ठीक है, कब का केस है? 1951 की केस है। सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट क्या आया इसमें? सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट, सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया कि पार्लियामेंट कैन अमेंड, पार्लियामेंट कैन अमेंड, पार्लियामेंट अमेंड कर सकती है। किसको किसको अमेंड कर सकती है? फंडामेंटल राइट्स को। अमेंड करने का आर्टिकल क्या है? आर्टिकल 368। ये शंकरी प्रसाद बोलती है, देख लो अच्छा से। शंकरी प्रसाद क्या बोली? पार्लियामेंट कैन अमेंड फंडामेंटल राइट, आर्टिकल 368 के अंदर कर सकती है। ये शंकरी प्रसाद केस में सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट था। ठीक है, अब मैं दूसरा वाला तुमको लिख के दिखा रही हूँ, समझना बहुत अच्छे से। ठीक है, मैं यहाँ पे नहीं थोड़ा डार्क कलर लूंगी ना तो ठीक रहेगा। डार्क कलर आइए। अब आया तुम्हारा गोलकनाथ। गोलकनाथ केस 1967 का केस है। पार्लियामेंट का जजमेंट क्या आया ये पढ़ना हम लोगों को। ठीक है, पार्लियामेंट का जजमेंट सुप्रीम कोर्ट ने क्या दिया, सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला। ठीक है, वहां रेड लिए, सुप्रीम कोर्ट ने बोला पार्लियामेंट कैन नॉट अमेंड, पार्लियामेंट अमेंड नहीं कर सकती है। किस चीज को अमेंड नहीं कर सकती है? फंडामेंटल राइट्स को। आर्टिकल 368 के अंदर अमेंडमेंट का आर्टिकल यही है। ठीक है, अब तुम बताओ दोनों में क्या फर्क है? शंकरी प्रसाद केस में क्या बोल रहा सुप्रीम कोर्ट की पार्लियामेंट अमेंड कर सकती है, लेकिन गोलकनाथ केस में क्या बोला कि पार्लियामेंट कैन नॉट अमेंड। क्वेश्चन क्या बोल रहा? द डॉक्ट्रिन दैट फंडामेंटल राइट कैन नॉट बी अमेंड under Article 368 was propounded by the Supreme Court of India in the case. सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया किस केस में बोलते हैं कि पार्लियामेंट जो है वो फंडामेंटल राइट की डॉक्ट्रिन को अमेंड नहीं कर सकती है। तो वो क्वेश्चन में खाली कैन देखना और कैन नॉट देखना है। अगर कैन रहता तो आंसर होता शंकरी प्रसाद, जो कि ऑप्शन में है नहीं। तो कैन नॉट है, तो बताओ कैन नॉट किसका फ्रेंड है? गोलकनाथ का, तो आंसर हो गया गोलकनाथ। ठीक है, अब यहाँ पे केशवानंदा भारती केस का भी मैं तुमको कंफ्यूजन दूर कर दी। केशवानंदा भारती केस में क्या बोला गया था? आ जाओ, डेट तुम सबका देख लेना, ठीक है ना? डेट एग्जाम में आता है। केशवा नंदा भारती केस। अभी मैं पूछूंगी तो जो सबको पढ़ना है तो बुक में जो डेट मेंशन तो भी एग्जाम में आता है क्या? नहीं समझी तुम क्या बोली? जैसे जैसे कि एलन स्मिथ का कोई बुक है, हाँ हाँ उसमें बुक के साथ साथ डेट भी मेंशन है, हाँ हाँ, तो डेट आता है एग्जाम में बुक्स का? देखो डेट तुम मत याद करना, इससे नहीं आता। बट लेकिन देखो तुम्हारा सिलेबस में अगर दिया हुआ है तो देखो दे भी सकता है डेट, लेकिन इसमें प्रीवियस ईयर में नहीं दिया हुआ। अगर तुमसे नहीं याद हो रहा तो मत याद करो, अगर नहीं याद हो रहा तो मत याद करो बर्डन बहुत लिमिट, ज्यादा बुक्स मैच हो जा रहा है तो मत याद करो डेट, मत याद करो, मत याद करो। ठीक है, तुम पूछ भी डेट मत याद करो, ठीक है, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में कोई डेट नहीं पूछा है। ठीक है, हाँ, तो हम देखिए पहले हम सर्च कर रहे थे तो जो किया ना जैसे वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट का, तो मैं 2000 का क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे और 16 क्वेश्चन उसी में डेट तो नहीं, डेट हो भी पा रहा है, मिक्स मैच हो जा रहा है। एक का टीम किसी का टीम जीता किसी का स्टार जीता, मतलब मेरे साइड से मिस मैच लिखा हुआ था क्या? मैं गलत लिखी हूँ? आपकी तरफ से मिक्स मैच नहीं, हमको याद करने में ओह मिक्स मैच हो नहीं, जाता छोड़ दो, डेट छोड़ दो, सिर्फ फैक्ट याद करो, डेट छोड़ दो। ठीक है, लेकिन अब देखो एक मेरी बात सुनो, हाँ लेकिन वो सब डेट याद करना है। जैसे कल जो मैं याद करवाई प्रियम्बल का,
वो सब याद करना। बुक का डेट नहीं, हाँ हाँ, बुक का डेट नहीं याद करोगी तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बुक का डेट याद नहीं करोगी तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट तुमको बुक याद करना पड़ेगा। उसके बाद तुमको क्या नाम है, ये प्रियम्बल वगैरह का डेट वो सब याद करना पड़ेगा, ठीक है। ऐसे देखो बुक आता नहीं है, ये बात तो तुम सही बोली, लेकिन ना क्या होता है, आदमी सेफ के लिए, तुम्हारे पास इतना टाइम नहीं तो ठीक है तुम बाकी कर दो, सेफ के लिए आदमी बुक होता है। कभी क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर मांगता है ना कि ये इस बुक को क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर करो, वैसे इसमें नहीं आएगा, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर नहीं आएगा इसमें। तुम लोगों का क्वेश्चन उतना हार्ड नहीं बनाएगा, देखो इजी क्वेश्चन है, अगर तुम्हारा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा पूरा अच्छा से, तुम सारा क्वेश्चन कर लोगी। क्वेश्चन देखो 2016 का बहुत अच्छा है, ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन, हाँ क्वेश्चन अच्छा है, ठीक है। तो एक एक पार्ट करके पढ़ना, ये जो मैं तुमको पीडीएफ दूंगी ना तो एक में ही करके दूंगी, अभी मैं भेज दूंगी, फिर लास्ट जब पूरा कंप्लीट हो जाएगा क्वेश्चन में सब दे दूंगी, ठीक है ना। तो मेरा कहने का मतलब इस पीडीएफ को बहुत अच्छे से पढ़ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पीडीएफ बहुत इंपॉर्टेंट होगा, ठीक है ना। और जितना एनालिसिस है सारा पढ़ना, ठीक है। तो देखो देखो इसके बाद में यहाँ पे एक चीज और बता रही हूँ, केशवानंद भारती केस 1973 की केस है, ठीक है। तुमको इसमें क्या पढ़ना है कि केशवानंद भारती केस में जब केस हुआ तो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट क्या आया। सुप्रीम कोर्ट ने बोला पार्लियामेंट कैन अमेंड, पार्लियामेंट अमेंड कर सकता है, बट कैन नॉट अमेंड, कैन नॉट है ना, कांट अमेंड बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन। पार्लियामेंट किसको, सबको कर सकता है, पार्लियामेंट अमेंड कर सकता है, लेकिन पार्लियामेंट क्या नहीं अमेंड कर सकता है, कांट अमेंड बेसिक स्ट्रक्चर। बेसिक स्ट्रक्चर को वो अमेंड नहीं कर सकता है। इंडिया का जो बेसिक स्ट्रक्चर है ना उसको नहीं अमेंड कर सकता है। क्वेश्चन आएगा कौन सा केस में सबसे पहली बार इंडिया में बेसिक स्ट्रक्चर को इंट्रोड्यूस किया गया है, ठीक है। केशवानंद भारती केस में बोला गया पार्लियामेंट अमेंड कर सकता है, लेकिन सिर्फ जो चीज बेसिक स्ट्रक्चर के अंदर रखा हुआ है, जो जिसको बेसिक स्ट्रक्चर बोला जा रहा है उसको हम लोग चेंज नहीं कर सकते, ठीक है ना। बेसिक स्ट्रक्चर को पार्लियामेंट जो है ना अमेंड नहीं कर सकती, ये बात बोला गया, ठीक है। तो अब देखो आपसे तुम्हारा ये क्वेश्चन आएगा तो गलत नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। क्या है तुम्हारा, गोपाला केस में क्या किया गया था, आर्टिकल 21 को तुम्हारा नैरो कर दिया गया था। केशवानंद भारती केस में बेसिक डॉक्ट्रिन आया था, है ना, बेसिक डॉक्ट्रिन या बेसिक स्ट्रक्चर बोलो। गोलकनाथ में क्या बोला गया, कैन नॉट। मिनरवा मिनिका गांधी में क्या क्या किया गया था, आर्टिकल 21 को एक्सप्लेन कर दिया गया डिफिनेशन को, ठीक है। तो ये तो तुम्हारा हो गया क्वेश्चन। ये मैं अभी उस दिन तुमको पढ़ाई हूँ, डीपीएसपी विलेज पंचायत कौन सा आर्टिकल में है, अच्छा से समझ लो तब बताना, ठीक है, हड़बड़ा के नहीं। कुछ कुछ मैं आर्टिकल याद कराई थी तुम, कुछ कुछ मैं उस दिन आर्टिकल याद कराई थी, बस वही में से क्वेश्चन आया हुआ, ठीक है। चलो अगर तुमको याद नहीं तो मैं बता दे रही ये, हाँ कितना, नहीं आर्टिकल 40, हाँ विलेज पंचायत तुमको याद करना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलो मैं एक बार याद कराती हूँ, एक इंपॉर्टेंट तुमको अभी याद करना है, ठीक है। अभी यही लगले याद करेंगे हम लोग आर्टिकल जो इंपॉर्टेंट है, हालांकि मैं उस दिन भी तुमको याद कराई थी, तुम्हारा माइंड से हो सकता है निकल गया होगा। चलो आ जाओ, एक मिनट तुमको पहला कहूँगी इक्वल पे फॉर इक्वल जस्टिस आया था, चलो 40 से याद कराती हूँ। आज आर्टिकल 40 में विलेज पंचायत के बारे में बोला गया, ये क्या है, डीपीएसपी है, ठीक है। तुम वीडियो देख लेना जाके या फिर तुम अपना नोट्स देख लेना, ठीक है ना, दोनों में से कुछ भी देख लेना चलेगा, हाँ ठीक है, जो भी देख लेना, ठीक है ना। आर्टिकल आर्टिकल ई में क्या बोला गया है, रुक जाओ एक मिनट, हाँ क्या बोला गया है तुम्हारा आर्टिकल 40 में विलेज पंचायत के बारे में बोला गया है कि एक क्या होगा, विलेज पंचायत, ठीक है, ठीक है। उसके बाद क्या बोला गया तुम्हारा, एक मिनट, आर्टिकल 45 में क्या बोला गया था, आर्टिकल 45 में बोला गया था, ये भी मैं तुमको याद करवाई थी, आर्टिकल 45 में फ्री
फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन। आर्टिकल 45 में बोला गया है फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन। ठीक है, समझ में आ गया। आर्टिकल 42 में बोला गया है, मैं आर्टिकल 42 तुमको नहीं याद कराई थी, लेकिन यहाँ पे ऐसे दिया तो मैं बता दे रही हूँ, इसको मत करो क्योंकि जो नहीं करवाई हूँ मैं नहीं करवाऊंगी, ठीक है ना। जो मैं बार बार फोकस करने के लिए बोली हूँ वो सब याद करना जरूरी है, ठीक है ना। जैसे तुमको आर्टिकल 39 में याद करवाई थी, ठीक है ना। एक बार मैं तुमको फिर से याद करवा दे रही, रुक जाओ। आर्टिकल फिर से मैं तुमको एक बार याद करवा दे रही हूँ क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। हम इसको छोड़कर आगे नहीं बढ़ सकते हैं। डीपीएसपी में आर्टिकल याद करना ही पड़ेगा कुछ कुछ, क्योंकि डीपीएसपी से आखिर क्वेश्चन आएगा तो कहाँ से। आर्टिकल ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ओके, आर्टिकल ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चलो मैं स्टार्ट कर रही हूँ, ठीक है। मैं उस दिन तुमको याद कराई थी आर्टिकल 39, आर्टिकल 39 याद कराई थी, मैन में मिला रही क्या क्या याद कराई थी। आर्टिकल 39 याद कराई थी, आर्टिकल 43 याद कराई थी, कॉटेज इंडस्ट्रीज के बारे में बोला गया, कॉर्पोरेट के बारे में बोला गया था, ये सब याद कराई थी। हाँ चलो एक और आर्टिकल याद करो, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, 44 में क्या बोलता है भाई, यूनिफॉर्म, ठीक है, यूनिफॉर्म सिविल कोड, ठीक है। यूनिफॉर्म सिविल कोड कौन सा आर्टिकल में बोला गया है, तो आर्टिकल तुम्हारा 44 में बोला गया है। ये आर्टिकल कम से कम तुम 3 को याद कर लो अभी। आर्टिकल 40 में विलेज पंचायत, आर्टिकल 45 में फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन, आर्टिकल 44 में बोला गया है यूनिफॉर्म सिविल कोड, ठीक है ना। यूनिफॉर्म सिविल कोड कौन सा आर्टिकल में बोला गया है, आर्टिकल 44 में बोला गया है। कौन सा आर्टिकल में बोला गया है, आर्टिकल 44 में बोला गया है। हालांकि मैं उस दिन तुमको ज्यादा आर्टिकल याद करवाई थी, लेकिन कम से कम इतना याद कर लो, ठीक है ना। अच्छा डीपीएसपी कहाँ से लिया गया तुमको याद है, हम लोग डीपीएसपी लिए कहाँ से थे, हाँ इरिस कॉन्स्टिट्यूशन से, बहुत वेरी गुड। हाँ इरिस हो या एयरलैंड हो एक ही बात आएगा, ठीक है, इरिस हो या एयरलैंड हो। और ये क्या है, ये नॉन जस्टिकेबल है, जस्टिकेबल है, ठीक है। ये तुम्हारा हो गया, ठीक है ना। उसके बाद बाकी मैं उस दिन तुम वो क्लास देख लेना, मैं कौन कौन सा आर्टिकल तुमको याद करवाई थी, ठीक है। बाकी इतना आर्टिकल जो है ना बिल्कुल माइंड में रख लेना, ये वाला आर्टिकल जो 3 को है ना इसको रट लेना। 40 में विलेज पंचायत, 45 में फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन, 44 में यूनिफॉर्म सिविल कोड। ये क्या है, एक डीपीएसपी है, इरिस से लिया गया था, नॉन जस्टिकेबल है, ठीक है। बाकी उस दिन वाला भी एक बार तुम गो थ्रू कर लेना, मतलब देख लेना कि हाँ क्या क्या मैं याद करवाई थी, ठीक है। वीडियो में भी देख लोगी तो चलेगा। अच्छा मैं जब गवर्नर पढ़ाई थी ना तो मैं सरकारिया कमीशन पढ़ाई थी, ये नहीं उठाती हूँ पढ़ाने देती हूँ। तो इसका आंसर बताओ, सरकारिया कमीशन क्यों आई थी, अगर याद है तो ठीक, ना तो मैं तो अभी कराऊंगी। मैं जब गवर्नर पढ़ाई थी ना तो मैं वहां पे सरकारिया कमीशन पढ़ाई थी, कोई बात नहीं, चलो मैं एक बार फिर से याद करा देती हूँ वो वाला थोड़ा गवर्नर। अच्छा ठीक ठीक, देखो यहाँ पे ऐसे मैं लिख दी हूँ कि आर्टिकल 40 डीपीएसपी पार्ट 6 पार्ट 4 और ऑर्गेनाइज विलेज पंचायत। चलो सरकारिया कमीशन पढ़ते हैं। सरकारिया कमीशन को स्टैब्लिश कब किया गया था, तो 1983 में, ठीक है। इन्होंने अपना रिपोर्ट कब सबमिट किया, 1988 में। सरकारिया कमीशन आई कब थी, 1983। रिपोर्ट कब सबमिट की है, 1988। इसके 2 मेंबर और भी है, लेकिन 2 मेंबर का मैं नाम नहीं लाई क्योंकि तुम्हारा अभी उतना मतलब एग्जाम सर पर है, तो इसलिए मैं ज्यादा बर्डन नहीं करने के लिए सिर्फ चेयरमैन का नाम लाई हूँ, आर.एस. सरकारिया, ठीक है। सरकारिया कमीशन के चेयरमैन का नाम क्या है, जस्टिस आर.एस. सरकारिया। पर्पस क्या था, क्यों आई थी, स्टडी करने के लिए, किसको, सेंटर स्टेट के रिलेशन को स्टडी करने के लिए आई थी, उसका पर्पस था। इसके बहुत सारे पर्पस थे, लेकिन जो मेन पर्पस है ना, जो मेन पर्पस है वो था सेंटर और स्टेट के रिलेशंस को स्टडी करने के लिए सरकारिया कमीशन आई थी।
सरकारिया कमीशन ने रिकमेंडेशन किया कि एक परमानेंट इंटरनेशनल काउंसिल को स्टैब्लिश करना, ये तुम्हारा है, ठीक है ना, इंटर स्टेट काउंसिल को स्टैब्लिश करना। एग्जाम में आएगा इंटर स्टेट काउंसिल किसके रिकमेंडेशन के बेस पर आई है, तो सरकारिया कमीशन। कौन से आर्टिकल के अंदर आती है इंटर स्टेट काउंसिल, आर्टिकल 263 के अंदर आती है। इंटर स्टेट काउंसिल को जब रिकमेंडेशन किया सरकारिया कमीशन, तो इंटर स्टेट काउंसिल को कब स्टैब्लिश किया गया, 1990, 1990। हम यहाँ पे क्या पढ़े कि सरकारिया कमीशन कब आई है, 1983। देख लो, कम टू द पॉइंट है, याद करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। सरकारिया कमीशन कब स्टैब्लिश किया गया था, 1983। ठीक, इसके 5 ईयर के बाद तुम्हारा ये जो है स्टैब्लिश हो जाता है ना, ये रिपोर्ट सबमिट करता है। चेयरमैन का नाम है, इनके नाम पे ही है ना, RS सरकारिया, सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज थे। पर्पस क्या था, सरकारिया कमीशन आई क्यों थी, सेंटर और स्टेट का रिलेशन करने के लिए, सेंटर और स्टेट के रिलेशन की स्टडी करने के लिए आई थी। रट लो, सेंटर और स्टेट के रिलेशन की स्टडी करने के लिए आई थी। सरकारिया कमीशन ने क्या रिकमेंडेशन किया था कि हम लोगों को एक परमानेंट इंटर स्टेट काउंसिल को स्टैब्लिश करना चाहिए, जो कि आर्टिकल 263 के अंदर आएगी। और ये इंटर स्टेट काउंसिल एग्जाम में आता है कि इसे कब स्टैब्लिश किया गया था, सरकारिया कमीशन ने जब रिकमेंडेशन किया तो इसको स्टैब्लिश कब किया गया ISC को, तो 1990 में। ठीक, उसके रिपोर्ट के 2 साल बाद, ठीक है, सॉरी 2 साल बाद, 2 साल बाद। अब मेरी एक बात और सुनो, तो अब क्वेश्चन सॉल्व करो, तुमसे फौरन हो जाएगा। सरकारिया कमीशन को किस चीज की स्टडी करने के लिए आई थी, आराम से आंसर बता दोगी तुम। बताओ, सरकारिया हाँ, सेंटर और स्टेट। अच्छा, एक और बात सुनो, सरकारिया कमीशन का मेन पर्पस था सेंटर और स्टेट के बीच में रिलेशंस में स्टडी करना, लेकिन वो उन्होंने बहुत सारा रिकमेंडेशन दिया, ठीक है, उन्होंने गवर्नमेंट के ऊपर भी दिया, लेकिन यहाँ पे क्या लिखा हुआ, प्रेसिडेंट और गवर्नर, ऐसा कोई बात ही नहीं है। इन्होंने सरकारिया कमीशन ने स्टेट और पंचायत के बारे में बात बोला, बिल्कुल भी नहीं। प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर के बारे में बोला, नहीं। उन्होंने सेंटर और स्टेट के रिलेशन की स्टडी करने के लिए आए थे। सरकारिया कमीशन क्यों आया था, उनको बनाया गया था कि भाई आप सेंटर और स्टेट के बीच में जो डिस्प्यूट होता है ना, उन्हीं के बीच में उन्हीं के रिलेशनशिप को स्टडी करने के लिए सरकारिया कमीशन को 1983 में बनाया गया था। इन्होंने अपना 88 में रिपोर्ट सबमिट किया और इन्होंने रिकमेंडेशन किया कि इंटर स्टेट काउंसिल को स्टैब्लिश करना चाहिए। तो 1990 में ये वाला इंटर स्टेट काउंसिल को स्टैब्लिश किया जाता है आर्टिकल 263 के अंदर, ठीक है। ये वाला का आंसर बनाओ, नेक्स्ट वाला का। 54 नहीं, 54 यही में तो कंफ्यूजन हो जाता है, रुक जाओ। 54 क्या बोलती है, प्रेसिडेंट होंगे। आर्टिकल 53 बोलती है प्रेसिडेंट शैल बी, प्रेसिडेंट होंगे एक प्लेस, लेकिन यहाँ पे क्या बोला, हाँ 55 होगा। यहाँ पे क्या बोला, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। हाँ, इंडिया का जो प्रेसिडेंट है उसका इलेक्टेड मैनर ऑफ इलेक्शन कौन सा आर्टिकल में लिखा हुआ है, 55 में लिखा हुआ मैनर ऑफ इलेक्शन, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बोला, किस आर्टिकल में इंडिया के प्रेसिडेंट के इलेक्टेड के बारे में है, आर्टिकल 55। जब बोला जाता है कि हाँ सैल बी होता ना, सैल बी की प्रेसिडेंट होंगे, तब 54 होता, ठीक है। ये भी मैं तुमको पढ़ाई हूँ कि प्राइम मिनिस्टर, ठीक है ना, प्राइम मिनिस्टर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर एड एंड एडवाइस करते हैं प्रेसिडेंट को। कौन सा आर्टिकल के अकॉर्डिंग करते हैं, मुझे आंसर बताओ। मैं ये पढ़ाई थी इसमें प्रेसिडेंट में। चलो मैं तुमको पढ़ाती हूँ, ठीक है, तुमको रिवीजन करना पड़ेगा, ठीक है। आर्टिकल 74, ठीक है, कम से कम अभी जो मैं पढ़ा रही हूँ वो रिवीजन करना। अभी जो मैं तुमको PDF सेंड करूंगी ये पूरा पढ़ना, पूरा एकदम तुम्हारा आज का काम है ये कि आज से लेके कल के बीच में ये PDF तुमको रखना है, ठीक है। चलो आ जाओ। आर्टिकल 74 क्या बोलता है, देयर शैल बी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर और प्राइम मिनिस्टर असिस्ट करेंगे और एडवाइस देंगे, या एड भी लिखा हुआ रहेगा, उसका मतलब भी हेल्प होता है। किसको देंगे, प्रेसिडेंट को, ठीक है।
बोल रहा आर्टिकल 74 बोलता है कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर और प्राइम मिनिस्टर जो एड एंड एडवाइस देते हैं ना प्रेसिडेंट को, उसी के बेस पर प्रेसिडेंट काम करता है। मेरी एक बात सुनो, 42 ये मैं तुमको नहीं पढ़ा रही हूँ, नहीं पढ़ा देती हूँ, अगर आ गया तो एग्जाम में आ जाओ। 42 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1926 में आया था, मैं कल भी पढ़ाई थी इसके बारे में। यहाँ पे सुनो क्या हुआ, पहले मेरी बात सुनो क्या बोल रहा, पहले इससे पहले बिफोर का कहानी सुनो क्या हुआ। बोल रहा है आर्टिकल 74 क्या बोल रहा था कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर और प्राइम मिनिस्टर जो है ना प्रेसिडेंट को एडवाइस देगा, एड एंड एडवाइस करेगा, ठीक है ना, एड एंड एडवाइस करता है, ठीक है। कौन सा आर्टिकल, आर्टिकल 74, ठीक है। आफरीन, आर्टिकल 74 बोलता है क्या कि प्रेसिडेंट को काउंसिल ऑफ मिनिस्टर और प्राइम मिनिस्टर एड एंड एडवाइस देंगे, ठीक है। तो ये पहले जब 42 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट नहीं आया था ना, तो बस खाली वो लोग दे देता था, वो लोग उस पर बेस पे काम करता था। लेकिन जब 42 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1926 आया, इंदिरा गांधी थी उस टाइम, उन्होंने क्या बोला कि अगर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर और प्राइम मिनिस्टर जो भी एड एंड एडवाइस करेंगे प्रेसिडेंट को, वो बॉन्ड है उसके ऊपर, ऑब्लिगेट, उसको मानना ही पड़ेगा हर हाल में। तो अगर एग्जाम में क्वेश्चन आए, ठीक है, अगर एग्जाम में क्वेश्चन आए कि अगर तुम्हें इसे एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि कौन सा अमेंडमेंट में बोला गया था कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर और प्राइम मिनिस्टर जो एड एंड एडवाइस देंगे वो ऑब्लिगेट है या बॉन्ड है, तो 42 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट में बोला गया था 1926 में कि अगर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर और प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट को जो एडवाइस दे देंगे वो उनको मानना है, उसके आगे वो कुछ नहीं बोलेंगे। काहे ना वो बोल दे जाओ तुम किसी का जान लो, एक एग्जाम्पल दे रही हूँ, तो उनको करना ही पड़ेगा क्योंकि इन्होंने बोला, पीएम ने बोला और COAM ने बोला, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ने बोला, तो ये मानना ही पड़ेगा, ऑब्लिगेट है और बॉन्ड है, किसके ऊपर, प्रेसिडेंट के ऊपर। तो अब तुम्हारे एग्जाम में क्वेश्चन बॉन्ड करके आए या ऑब्लिगेट करके तो 42, लेकिन जब तुम्हारा रिकंसिडरेशन लिखा हो रहा है तो 44 अमेंडमेंट आंसर होगा। अब सुनो यहाँ पे बात, जो गलती 42 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में की गई थी ना, उसको सही किया गया 44 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट में। 44 अमेंडमेंट एक्ट है ना, 44 अमेंडमेंट एक्ट 1928, ठीक है। इसमें बोला गया कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर एडवाइस देंगे और प्राइम मिनिस्टर क्या करेंगे, एडवाइस देंगे, किसको, प्रेसिडेंट को एड एंड एडवाइस देंगे। तो प्रेसिडेंट को ये पावर है कि वो एक बार, प्रेसिडेंट ये बोल सकता है कि सर आप एक बार जो हमको एडवाइस दिए हैं ना, जो एड दिए हैं ना, एक बार उस पर अपना रिकंसिडरेशन कीजिए, एक बार उसको फिर से देखिए। तो फिर से देखने किसमें बोला गया है, 44 में। ऑब्लिगेट और बॉन्ड किसमें बोला गया, 42 में। इसको याद रखना तुम्हें से कि जब इंदिरा गांधी इमरजेंसी लगाई थी ना, तो उन्होंने बहुत छेड़छाड़ किया था, तो ये नेगेटिव चीज उसी टाइम आया था, बॉन्ड एंड ऑब्लिगेट। किसी पे ऊपर तुम बॉन्ड कर देगी, तुमको ये काम करना है, नहीं करोगे तो एकदम कुछ नहीं होगा, फिर मैं जो करूंगी वो। तो ये जो बॉन्ड वाला जो प्रेसिडेंट को तो बॉन्ड था कि मानना ही पड़ेगा, किसका, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स और प्राइम मिनिस्टर की बात को तुमको मानना ही है, बॉन्ड है, ये 44 अमेंडमेंट में बोला गया था, ठीक है। लेकिन फिर बोला गया कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स प्राइम मिनिस्टर एडवाइस देंगे, तो प्रेसिडेंट को ये पावर है कि वो बोल सकते हैं कि भाई एक बार रिकंसिडरेशन कर लीजिए, देख लीजिए कि आपने जो एडवाइस दिया वो ठीक है कि नहीं। तो ये कौन सा अमेंडमेंट में बोला गया है, 44 अमेंडमेंट में बोला गया है, ठीक है। तुमको ना अभी मुझे अमेंडमेंट भी पढ़ाना पड़ेगा, ठीक है। हाँ ये वाला तो हो गया, चलो इसका आंसर बताओ। ओ माय गॉड, इसका मैं ना तुमको ये भी पढ़ाई हूँ लोकसभा राज्यसभा में, पार्लियामेंट का सेशन, पता नहीं पार्लियामेंट का सेशन नहीं पढ़ाई हूँ। और चलो मैं पढ़ाती हूँ ये तीनों, फिर उसके बाद तुम आंसर सॉल्व करना। इसका आंसर दो, ये तो मैं पढ़ाई हूँ, तब लोकसभा और राज्यसभा पढ़ा रही थी ना, तो वहां पे मैं पढ़ाई हूँ ये वाला। मनी बिल है ना, राज्यसभा को मनी बिल में क्या पावर है, सॉरी मनी बिल कौन सा आर्टिकल में आएगी, मनी बिल कौन सा आर्टिकल में आएगी, बताओ मनी बिल कौन सा आर्टिकल में आएगी। कौन से, ये सेकंड होता है आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन नहीं, कॉन्स्टिट्यूशन पूछ रहा ना, कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल 110 कॉन्स्टिट्यूशन पूछ रहा था, ठीक है। और ये दोनों में एक ही टॉपिक में तुमको पढ़ाई थी, ये दोनों ही। आ जाओ, राज्यसभा को कितना पावर है, अच्छा रुक जाओ मैं तुमको पहले पढ़ा देती हूँ ना, तुम आराम से आंसर दे देना। पहले ऑर्डिनेंस पढ़ो, ये याद करना है, ठीक है ना, आफरीन याद करना ऑर्डिनेंस। मैं हमेशा पढ़ाती हूँ ऑर्डिनेंस पावर। सबसे पहले समझो ऑर्डिनेंस का मतलब क्या होता है। बोला कि ऑर्डिनेंस कब इशू होता है, ये पावर प्रेसिडेंट को दिया गया और गवर्नर को,
जो ऑर्डिनेंस पावर है ना वो प्रेसिडेंट और गवर्नर को दिया गया है। ठीक है, मैं एक बार डोर बंद कर देती हूँ, आवाज आ रही है। ऑर्डिनेंस पावर जो है ना वो किसको दिया गया है? गवर्नर को और प्रेसिडेंट को दिया गया। बहुत अच्छे से याद रखना, ठीक है। अभी मैं सब आर्टिकल का एक चार्ट बनाऊंगी कि इसमें हम लोग कौन कौन सा आर्टिकल पढ़ेंगे। ठीक है, आ जाओ पहले यहाँ पे देखो। प्रेसिडेंट को बोला गया कि भैया इधर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट, पार्लियामेंट में दो हाउस होता है, एक होता है लोकसभा, ठीक है, और एक होता है राज्यसभा। ठीक है, अगर दोनों हाउस सेशन में ना हो, ठीक है, इनका सेशन होता है 6 मंथ के बाद, है ना, अगर दोनों हाउस सेशन में ना हो और कोई लॉ आ गया है, इमरजेंसी में कोई लॉ बनाना है, ठीक है, इमरजेंसी में कोई लॉ बनाना है, स्टोरी समझना, इमरजेंसी में कोई लॉ बनाना है, अब इस लॉ को कौन बनाएगा? तब प्रेसिडेंट को ऑर्डिनेंस पावर दिया गया है कि भाई आप बनाओ। ठीक है, तो प्रेसिडेंट जो है ना इमरजेंसी में लॉ बनाएगा, जो भी लॉ बनाना होगा, तो इसी को हम लोग बोलते हैं ऑर्डिनेंस पावर। कि जब पार्लियामेंट सेशन में ना हो और इमरजेंसी में कोई काम करना हो, कोई लॉ बनाना हो, तो प्रेसिडेंट ऑर्डिनेंस पावर को यूज कर सकता है कि ठीक है मैं बनाऊंगा। जब दोनों हाउस सेशन में नहीं ना तो मैं बनाऊंगा। ठीक है, लेकिन प्रेसिडेंट को ये पावर कौन सा आर्टिकल में दिया गया? बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, आर्टिकल 123, 1 2 3 करके याद करो ना, 1 2 3। ठीक है, ये बोला गया कि भाई इधर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट और नॉट सेशन, अगर पार्लियामेंट सेशन में नहीं है तब हम लोग ऑर्डिनेंस को इशू करते हैं। ऑर्डिनेंस को इशू कौन करता है? प्रेसिडेंट। आर्टिकल 123 के अकॉर्डिंग वो है जो इशू करता है। ठीक है ना, इमीडिएटली एक्शन लेने के लिए, इमीडिएटली। क्यों भाई? क्योंकि पार्लियामेंट तो सेशन में है नहीं और हमको एक्शन इमीडिएटली लेना है। तो हमने क्या किया, प्रेसिडेंट को बोला, तो प्रेसिडेंट बना रहा है, प्रेसिडेंट को हम लोग ऑर्डिनेंस पावर दे के आप लॉ बनाइए। लेकिन ये पावर जो हम लोग दिए हैं वो आर्टिकल 123 में प्रेसिडेंट को दिया गया है। अब आ जाओ, उसके बाद जब पहले एक स्टोरी पढ़ ले तो उसके बाद गवर्नर का स्टोरी पढ़ेंगे। ठीक है ना, उसके बाद 6 मंथ को जैसे उसके बाद क्या हुआ, पार्लियामेंट सेशन में आ गई, है ना, पार्लियामेंट का सेशन स्टार्ट हो गया, पार्लियामेंट का सेशन स्टार्ट हो गया। तो प्रेसिडेंट ने जो लॉ बनाया था, प्रेसिडेंट ने जो लॉ बनाया था 6 वीक के अंदर, 6 वीक के अंदर, देखो रिजेंबल का मतलब क्या है कि पार्लियामेंट जब दोबारा आता है, यानी दोनों हाउस जब अपना सेशन में आता है, तो प्रेसिडेंट ने जो ऑर्डिनेंस पावर बनाया है, अपने ऑर्डिनेंस पावर को यूज करके जो लॉ बनाया है, उसको 6 वीक के अंदर पास करवाना पड़ेगा दोनों हाउस में। ठीक है, 6 वीक में हाउस पास करवाना पड़ेगा। कितना हफ्ता में पूछेगा कि ऑर्डिनेंस पावर को जब पार्लियामेंट सेशन में आती है तो ऑर्डिनेंस पावर को कितने वीक में पास करवाना पड़ता है, क्या वीक में, मंथ में, डे में, नहीं, 6 वीक्स में हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, पास करवाना पड़ेगा। अगर हम पास नहीं कराएंगे तो जो प्रेसिडेंट ने जो लॉ बनाया था अपने ऑर्डिनेंस पावर को यूज करके वो खत्म हो जाएगा। 6 वीक के अंदर, 6 वीक के अंदर जल्दी से जल्दी लॉ को पास करवाना है पार्लियामेंट से। ठीक है, ये पावर किसको दिया गया कि 6 वीक्स के अंदर जो है ना लॉ को पास करवाना है पार्लियामेंट को। जब पार्लियामेंट रिजेंबल नहीं हुआ, रिजेंबल का मतलब क्या, जब पार्लियामेंट दोबारा आता है तो उसको विद इन द 6 वीक के अंदर अप्रूवल लेना होगा। किस पे? लॉ पे, जो प्रेसिडेंट ने बनाया है। जब पार्लियामेंट सेशन में था नहीं तो बोला गया कि प्रेसिडेंट तुम लॉ बना दो क्योंकि इमरजेंसी है, प्रेसिडेंट ने बना दिया। तो अब इनको जब लॉ बना दिया तो अब जब पार्लियामेंट सेशन में आ गई है तो बस प्रेसिडेंट के पास 6 मंथ है, 6 मंथ के अंदर आप अपने लॉ को अप्रूवल कराइए। किससे? पार्लियामेंट से। एग्जाम में क्वेश्चन आएगा। ठीक है, अभी ये भी क्वेश्चन आया हुआ, तुम देखना। ठीक है ना, एग्जाम में क्वेश्चन आएगा कि आप बताए कि जब प्रेसिडेंट ऑर्डिनेंस पावर यूज करता है, ठीक है ना, तो वो कितने हफ्ता में पास करवाना रहता है? तो 6 वीक, 6 वीक याद रखो, 6 वीक 6 हफ्ता। किससे पास करवाना रहता है? तो पार्लियामेंट से। क्वेश्चन भरा पड़ा हुआ है। दूसरा क्वेश्चन कि प्रेसिडेंट का ऑर्डिनेंस पावर का आर्टिकल क्या है? 1 2 3, 1 2 3। ठीक है, ये तो हो गया तुम्हारा प्रेसिडेंट का। आप गवर्नर का पढ़ेंगे। जैसे देखो क्या बोला, इधर हाउस ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर आर नॉट सेशन। स्टेट लेजिस्लेचर जो है ना, स्टेट लेजिस्लेचर सेशन में है ही नहीं है। जैसे पार्लियामेंट नहीं थी उसी तरह स्टेट में भी सेशन में वो लोग नहीं है। ये ना, इमीडिएटली लॉ बनाना,
गवर्नर को बोला जाएगा भाई आप बना दो, तो गवर्नर जब बनाएगा तो कौन पावर को यूज करेगा? ऑर्डिनेंस पावर को यूज करेगा, ऑर्डिनेंस को इश्यू करेगा। गवर्नर का आर्टिकल क्या है? गवर्नर का आर्टिकल है 213। इसको याद करने का ट्रिक है कि प्रेसिडेंट का ऑर्डिनेंस आर्टिकल क्या है? प्रेसिडेंट का है 1, 2, 3 और गवर्नर का है 2 को पहले लिख देंगे फिर 1 and 3। गवर्नर का आर्टिकल है 213 और प्रेसिडेंट का है 1, 2, 3। ठीक है, बिल्कुल जिस तरह से हम लोग 6 हफ्ता यहाँ पर 6 हफ्ता में हमको पार्लियामेंट से पास कराना, उसी तरह यहाँ पर भी गवर्नर के भी केस में यही बात है कि इनको 6 वीक्स के अंदर 6 हफ्ता के अंदर इनको, जब तुम्हारा लेजिस्लेटिव असेंबली रिजेंबली में आएगी, जब वापस आएगी तो इनको 6 वीक के अंदर क्या करना पड़ेगा? डिसअप्रूवल लेना पड़ेगा। किससे? स्टेट लेजिस्लेचर से अप्रूवल लेना पड़ेगा। ठीक है, अगर वो नहीं देंगे तो वो खत्म हो जाएगा लॉ। जैसे यहां पर जब प्रेसिडेंट ने लॉ बनाया तो 6 वीक के अंदर पार्लियामेंट से क्या करना है? अप्रूवल लेना है। उसी तरह यहाँ पर भी जब गवर्नर लॉ बनाएगा, ठीक है, तो 6 वीक के अंदर स्टेट लेजिस्लेचर से अप्रूवल लेना पड़ेगा उसको। देखो ये तो हो गया, तुम पता नहीं सुनी होगी कि नहीं, मुझे तो बाद में पता चला। देखो जैसे मैं क्या बोली, हाँ मैं जैसे बोली तुमको कि जब हम लोग जैसे प्रेसिडेंट लॉ को पास करवाए, ऑर्डिनरी लॉ लाया है ना, तो 6 हफ्ता के अंदर उसको क्या करता? पास करवाना पड़ेगा किसी पार्लियामेंट से। उसी तरह गवर्नर अगर लॉ लाता है ऑर्डिनेंस पावर का यूज करके, इसको भी 6 वीक के अंदर स्टेट लेजिस्लेचर से अप्रूवल कराना पड़ेगा। ठीक है, बोलो क्या बोल रही हो? कुछ बोल रही हो क्या? हाँ ठीक है, ठीक है, समझ में आ गया। मैं एक बार यहाँ पे मैं तुमको फिर से समझा रही हूँ कि ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, देखो पहला क्या है कि ऑर्डिनेंस पावर दोनों को ही मिला हुआ है। ये जो ऑर्डिनेंस पावर है ना, ये दोनों को ही मिला हुआ है। ORDIANC ऑर्डिनेंस। ठीक है, ऑर्डिनेंस पावर 2 आदमी को मिला हुआ है। एक का नाम है प्रेसिडेंट, दूसरे का नाम है गवर्नर। ठीक है, बोला गया इसको कौन सा आर्टिकल दिया गया ऑर्डिनेंस के लिए? 1, 2, 3। इसको क्या दिया गया भाई? 2 पहले लिया। ठीक है, आर्टिकल दोनों का याद करो, 1, 2, 3। प्रेसिडेंट 1 नंबर में आएगा तो पहले 1, गवर्नर 2 नंबर में आएगा तो 2 पहले, बाकी सब ऐसे। ठीक है, फिर बोला गया कि इनको अगर अप्रूवल लेना होगा, है ना, तो 6 जब पार्लियामेंट वापस आएगी तो इनको जो लॉ इन्होंने बनाया है ना, तो उस लॉ पे उनको अप्रूवल लेना पड़ेगा। तो कितने कितने दिन तक ले सकते हैं? टाइम कितना है? 6 वीक। 6 वीक के अंदर दोनों को लेना पड़ेगा, इसको भी। इनको अप्रूवल किससे लेना पड़ेगा? पार्लियामेंट से। लॉ को पास कराना पड़ेगा, है ना, अप्रूवल। इनको किससे लेना पड़ेगा? स्टेट लेजिस्लेचर से। बस क्वेश्चन यहीं से आया, ये हो गया स्टेट लेजिस्लेचर। चलो आ जाओ दूसरा क्वेश्चन करते हैं। पार्लियामेंट का 3 सेशन होता है। एक को बोला जाता है तुम्हारा बजट सेशन। बजट सेशन चलता है फरवरी से मई। एक होता है मानसून सेशन, ये होता है जुलाई टू अगस्त। सितंबर छोड़ो, जुलाई टू अगस्त रखना। एक होता है विंटर विंटर सीजन, नवंबर टू दिसंबर। तो जब एक सीजन होता है ना, उसमें 6 मंथ का गैप होता है। फिर एक महीना होता है 6 मंथ का, मतलब 2 सेशन के बीच में कितना गैप होता है? तो 6 मंथ का गैप होता है। जब 2 सेशन होता है ना, उन सेशन के बीच में कितना गैप होगा? तो 2, 6 मंथ का गैप होता है। इन दोनों के बीच में कितना गैप होता है? 6 मंथ। 6 मंथ के ऊपर तुम्हारा बजट सेशन, मानसून सेशन और विंटर सेशन होता है। 6 मंथ का गैप होता है। ठीक है, अब आ जाओ क्वेश्चन सॉल्व करो, आराम से हो जाएगा। देखो क्वेश्चन देखो क्या बोल रहा कि ऑर्डिनेंस इशू बाय द गवर्नर ने ऑर्डिनेंस को इशू किया तो उसको अप्रूवल किससे लेना पड़ेगा? आंसर बताओ। प्रेसिडेंट। बिल्कुल नहीं, अभी हम तुमको पढ़ाएं, अभी हम तुमको बताएं कि गवर्नर को किससे ऑर्डिनेंस का इशू,
अभी मैं बताई ना कि इसका आर्टिकल क्या है 2(1). स्टेट लेजिस्लेचर ना, स्टेट लेजिस्लेचर से इसको लेना पड़ेगा। अभी तो मैं बताई ना, चार्ट भी बनाई। देखो मेरी आवाज नहीं आ रही क्या तुमको? देखो अभी मैं बताई कि देखो अभी मैं बोली तुमको यहाँ पे, देखो अभी मैं बोली कि ऑर्डिनेंस पावर को 2 पर्सन को दिया जाता है इश्यू करने के लिए, एक तो प्रेसिडेंट है और एक तुम्हारा गवर्नर। ये सेंटर में करता है और ये स्टेट पे करता है, ठीक है ना। तो इनको जो आर्टिकल दिया गया 123 और इनको जो आर्टिकल दिया गया 213, इनको भी बोला गया कि आप अपने जो लॉ बनाया उसको 6 वीक के अंदर पास करवाइए, इनको भी बोला गया। तो इनको अप्रूवल किससे लेना पड़ेगा? तो ये स्टेट के लिए तो स्टेट लेजिस्लेचर से लेगा और प्रेसिडेंट सेंटर के लिए तो पार्लियामेंट से लेगा, ठीक है। और क्वेश्चन क्या पूछ रहा, नहीं समझ में आ रहा तो बोलो कि मुझे फिर से समझाओ, ठीक समझाइए, क्योंकि देखो एग्जाम में तुम्हारा फिर यही नुकसान हो जाएगा। नहीं आ रहा तो बोलो कि नहीं आप ना मुझे और अच्छे से समझाइए, एक बार और समझा दीजिए। तो मैं समझाने के लिए तो तैयार हूँ, बट तुम ऐसे नहीं कि रहने तो पार कर देते, ऐसे करोगे तो तुम्हारा नुकसान होगा, ठीक है। अब बताओ इसका क्या होगा? देखो ऑर्डिनेंस इशू बाय द गवर्नर, लेकिन अप्रूवल किससे लेगा बताओ? स्टेट लेजिस्लेचर। लेकिन अगर हम यहाँ प्रेसिडेंट लिख दे तो आंसर क्या होगा बताओ? पार्लियामेंट। चलो मुझे बहुत अच्छा लगा, समझ में आ गई। गवर्नर का आर्टिकल क्या है ऑर्डिनेंस इशू करने का? 213। प्रेसिडेंट का क्या है? 123। कितना हफ्ता लगेगा इन लोगों को अपना लॉ पास करवाने में? 6 वीक। बस यही तो याद करना था, हो गया कंप्लीट। चलो ये बताओ कि जब तुम्हारा बजट सेशन होता है, ठीक है, बजट सेशन होता है तो कितना गैप होता है? दो पार्लियामेंट का जो सेशन होता है उसमें गैप कितना होता है? 6 मंथ। अभी पढ़ा है 6 मंथ का गैप होता है, ठीक है। चलो आ जाओ, ये तुम लोगों को ना सिलेबस में है, लोकसभा भी पढ़ना राज्यसभा भी पढ़ना। राज्यसभा एंड लोकसभा पढ़ना है, सिलेबस में मेंशन है, तो इससे क्वेश्चन आया हुआ है, तो इसलिए मैं पूरा ही लाई हूँ, पूरा ही कर, जितना आज हो रहा 5:30 तक में कराऊंगी, बाकी मैं कल से कराऊंगी, ठीक है। तो मैं स्टार्ट कर रही हूँ। देखो इंडिया में पार्लियामेंट को 3 पार्ट में बांटा गया है। पार्लियामेंट मतलब क्या? लेजिस्लेचर, ठीक है। इसके 3 पार्ट है, प्रेसिडेंट, राज्यसभा, लोकसभा। हो गया। कोई भी बिल अगर तुमको इंट्रोड्यूस करना है या तो लोकसभा में इंट्रोड्यूस करो या तो राज्यसभा में। अगर लोकसभा में इंट्रोड्यूस होता है तो वो राज्यसभा जाएगी, यहाँ से फिर प्रेसिडेंट फाइनल मंजूरी देती है। इस तरह से चलता है तुम्हारा पार्लियामेंट का सिस्टम। चलो आ जाओ पढ़ते हैं हम लोग। सिलेबस में भी तुम्हारा मेंशन है ये वाला, लोकसभा राज्यसभा, ठीक है। लोकसभा को क्या बोलते हैं? हाउस ऑफ द पीपल बोलते हैं, ठीक है। लोकसभा को हाउस ऑफ द पीपल बोलते हैं। लोकसभा में जो मेंबर जाते हैं वो डायरेक्टली इलेक्ट होते हैं। मैं कहानी सुनाई थी कि जब जिस मेंबर को लोग ऐसे चुन रहे डायरेक्ट, मैंने तुमको चुना, मैंने तुमको चुना, मैंने तुमको चुना, मैंने तुमको चुना, और वो जा रहे पार्लियामेंट में, डायरेक्ट जा रहे हैं, लोगों ने चुना और पार्लियामेंट में वो जा रहे। तो लोकसभा के जो मेंबर होते हैं ना, उनका इलेक्शन, इसको वो जो जाते हैं वो डायरेक्ट इलेक्ट होकर जाते हैं। लोग उसको डायरेक्ट चूज करते हैं कि हमने इसको चूज किया, ठीक है। लोकसभा में जो मेंबर बनता है ना, उसको लोग डायरेक्ट चूज करते हैं। हम लोग क्या करते हैं, हम लोग का आसनसोल से अगर कोई एमएलए उठता है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, सॉरी एमपी, अगर कोई एमपी उठा, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं उसको, जैसे कि एक बार बाबू सुप्रियो उठा था, बीजेपी से उठा था, और एक और भी कोई उठा था, तो हम लोग क्या, एक कोई एक्ट्रेस की मम्मी बंगाली टाइप उठी थी, तो हम लोग ज्यादातर किसको दिए थे? टीएमसी को दिए थे। टीएमसी की तरफ से जो उठा था उसको हम लोग वोट दिए थे, सभी देते हैं, लेकिन बहुत सारे लोग ने बाबू सुप्रियो को वोट दिया, है ना। तो डायरेक्टली चूज किया गया कि हम इनको चाहते हैं। जैसे शत्रुघ्न सिंह, तो शत्रुघ्न सिंह टीएमसी से उठा था, तो हम लोग जाके शत्रुघ्न सिंह को डायरेक्ट चूज किए, डायरेक्ट बोले कि नहीं ये वोट जो है ना, ये शत्रुघ्न सिन्हा को दे रहे हैं, टीएमसी को दे रहे हैं, है ना, हम टीएमसी को दे रहे हैं, डायरेक्ट हमने वोट दिया। तो लोकसभा में जो भी मेंबर जाते हैं वो डायरेक्ट इलेक्ट होते हैं बाय द पीपल ऑफ इंडिया थ्रू द जनरल इलेक्शन। जनरल इलेक्शन होता है, हर 5 साल के बाद जनरल इलेक्शन होता है, और लोग इसको डायरेक्ट चूज करते हैं। बेस क्या है? यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज के बेस पर। यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज किसको बोलते हैं? जब तुमको राइट टू वोट दिया जाता है हर 18 साल के सिटीजन को, हर मतलब जब बोला जाता है कि हर 18 साल के सिटीजन को वोट देने का राइट है, तो हम लोग इसे क्या बोलते हैं? यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज। एवरी अडल्ट सिटीजन, जिस
जो 18 ईयर से एवब है या 18 ईयर है उनको राइट टू वोट है, ठीक है। मतलब वोटिंग एज को कम कर दिया गया था। पहले तुम्हारा वोटिंग एज 18 था, सॉरी 21 था, लेकिन 61 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1998 एग्जाम में बहुत आता है, दूसरा एग्जाम, इसलिए मैं ये लाई हूँ। वोटिंग एज कम किया गया था कौन सा अमेंडमेंट के थ्रू? 61 अमेंडमेंट 1998 में। पहले तुम्हारा वोटिंग एज 21 था, लेकिन इसको 80 कर दिया गया, ठीक है। अब आ जाओ, लोकसभा में मेंबर कितने, लोकसभा में मेंबर कितने होते हैं ये देखेंगे हम। देखो, लोकसभा में जो मेंबर होते हैं ना टोटल, यहाँ लिखा हुआ वाला होते हैं, जो मैंने हाईलाइट किया वो 550 जो होते हैं वो लोकसभा के टोटल मेंबर होते हैं। इससे ज्यादा नहीं बन सकते हैं, इससे कम हो सकते हैं, लेकिन इससे ज्यादा नहीं मेंबर हो सकते हैं, ठीक है ना। ये बात माइंड में रखना। लोकसभा में टोटल स्ट्रेंथ कितना हो सकते हैं, मैक्सिमम स्ट्रेंथ अगर तुमसे पूछे कि लोकसभा में मैक्सिमम स्ट्रेंथ कितने हो सकते हैं, तो तुम बोलोगी 550। इससे कम हो सकता है, इससे ज्यादा नहीं, ठीक है। लोकसभा का जो मेंबर है वो कौन सा आर्टिकल के अंदर आएगा? आर्टिकल 81 हो गया। लेकिन अभी परसेंट कितना, परसेंट कितना है लोकसभा में मेंबर, और देखते हैं परसेंट। परसेंट तो यहाँ देखो, चाहे तुम इसको पढ़ो चाहे तुम इसको पढ़ो, ठीक है, सेम है। चलो यहाँ पढ़ाते हैं पिक्चर में। परसेंट मेंबर कितना है? परसेंट लोकसभा में परसेंट मेंबर है 243, जिसमें से 524 स्टेट से आती है और 19 मेंबर तुम्हारा कहाँ से आते हैं? यूटी से आती है। अगर एग्जाम में तुमसे क्वेश्चन ऐसे पूछेगा, देखो मैं तुमसे पूछ रही, बताना मैक्सिमम स्ट्रेंज पूछे तो कौन वाला नंबर होगा? मैक्सिमम स्ट्रेंज पूछेंगे तो 550 वाला मेंबर होगा, ठीक है। अगर पूछेगा, हाँ, अगर पूछेगा कि लोकसभा का परसेंट मेंबर कितना है, हाँ, अगर परसेंट पूछेगा, हाँ, 543। अब इसको भी दो पार्ट में बांटा गया, जिसमें से 524 बोला कि स्टेट से आता है मेंबर, और यूनियन टेरिटरी से 19 मेंबर आते हैं, ठीक है। ये लोकसभा का मेंबर है। अच्छा, पहले क्या होता था, हम लोग बोलते थे 245, पहले, सॉरी 200 नहीं होगा, 45, रुको मैं ये वाली स्टोरी सुना दे रही हूँ। पहले हम लोग बोलते थे ना कि लोकसभा में परसेंट मेंबर कितना है, तुम देखना पहले का बुक में इतना लिखा हुआ है, 545 रहता था, ठीक है। लेकिन दो कहाँ गया? दो एंग्लो इंडिया कम्युनिटी था, जिसको हटा दिया गया। दो एंग्लो इंडिया कम्युनिटी से आता था, जिसको डिलीट कर दिया गया, बोला नहीं अब नहीं हो सकता है, ठीक है, अब नहीं हो सकता, क्योंकि अब एंग्लो इंडिया का नहीं, एंग्लो इंडिया को जो रिजर्वेशन मिलता था मिल गया, अब खत्म। कब खत्म हुआ देखते हैं, आ जाओ। 2 सीट रिजर्वेशन दिया जाता था एंग्लो इंडिया कम्युनिटी को, जिसको प्रेसिडेंट नॉमिनेट करता था, ठीक है। लेकिन इनको रिमूव कर दिया गया 104 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 2019। ये तुम्हारा नया है तो हो सके पॉसिबिलिटी ज्यादा, क्योंकि ये नया क्वेश्चन है 2016, ये करंट टॉपिक है। करंट टॉपिक क्यों? क्योंकि 2019 में बोला गया, 2019 एक्ट के अकॉर्डिंग बोला गया कि हम लोग जो दो एंग्लो इंडिया को रिजर्वेशन देते हैं ना, उसको हम लोग खत्म कर देंगे, रिमूव कर देंगे, ठीक है। कब बोला गया? 2019 अमेंडमेंट क्या था? 14 अमेंडमेंट। लेकिन ये इन्फोर्स में कब आया? 2020 में हटा दिया गया, एकदम हटा दिया गया 2020 में, ठीक है ना। लोकसभा का स्ट्रेंथ कितने साल के लिए होते हैं? 5 ईयर के लिए। स्टोरी याद करो, एग्जाम में आएगा एक चीज, लोकसभा को डिसॉल्व कर सकते हैं, कर सकते हैं लोकसभा को। कैसे? लोकसभा डिसॉल्व नो कॉन्फिडेंट मोशन लगा के। लोकसभा राज्यसभा में सबसे बड़ा डिफरेंस यही है कि राज्यसभा को हम लोग डिसॉल्व नहीं कर सकते, लेकिन लोकसभा को हम लोग डिसॉल्व कर सकते हैं। नो कॉन्फिडेंट मोशन यूज करके हम लोग क्या करेंगे? लोकसभा को खत्म कर सकते हैं। याद रखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है कि इनका जो एयर कितने साल तक ये रहते हैं अपने चीज पे? 5 ईयर, ओके, 5 ईयर रहेंगे। इसका सबसे बड़ा मतलब एक बात है जो जो इसको राज्यसभा से अलग करती है, कि इसको डिसॉल्व किया जा सकता है, खत्म कर सकते हैं। कैसे करेंगे? नो कॉन्फिडेंट मोशन अगर पास करवा दिए ना, तो लोकसभा खत्म, डिसॉल्व, ठीक है। ये वाला स्टोरी समझ में आ गया तो तुमको ये भी समझ में आ जाएगा। वही है कि अभी परसेंट कितना है, वही उधर पिक्चर वाला 43 है, जिसमें 244 आता है स्टेट से, 19 आता है यूनियन टेरिटरी से, हाँ।
लोकसभा के अंदर एक प्रिसाइडिंग ऑफिसर होता है, उसका नाम क्या है? स्पीकर ऑफ द लोकसभा। लोकसभा के स्पीकर को हम लोग बोलते हैं प्रिसाइडिंग ऑफिसर, याद रखना। लोकसभा के स्पीकर को हम लोग क्या बोलते हैं? प्रिसाइडिंग ऑफिसर। एक बार मैं फिर से तुमको चार्ट बनाऊंगी, उसके बाद लोकसभा का अगर हमको चार्ट बनाना होगा तो मैं कैसे बनाऊंगी? लोकसभा में टोटल मेंबर स्ट्रेंज कितने हो सकते हैं? टोटल स्ट्रेंज 550। लेकिन अभी कितने मेंबर है? जिसमें से 500, जिसमें से बोलो 24 आता है तुम्हारा स्टेट से, हाँ, और 19 यूटी से आता। हो गया। इसका टर्म कितना, ये कितने साल तक रह सकता है? क्या इसको डिसॉल्व किया जा सकता है? बिल्कुल सही बोली। इसका प्रिसाइडिंग ऑफिसर का नाम क्या है? खत्म हो गया। इसका इतना पार्ट तो खत्म हो गया, दूसरा पार्ट पढ़ेंगे। अब आ गया तुम्हारा मनी बिल। लोकसभा राज्यसभा में कंपैरिजन करेंगे तो लोकसभा को कहाँ ज्यादा पावर मिला हुआ है राज्यसभा से? तो लोकसभा को एक स्पेशल पावर मिला हुआ है राज्यसभा के कंपैरिजन, मनी पावर, मनी बिल पे काम करने का। मनी बिल का आर्टिकल याद करो, आर्टिकल 110। 110 आर्टिकल किसके साथ डील करती है? मनी बिल। अभी क्वेश्चन आया हुआ ये एग्जाम में, है ना? ठीक है। मनी बिल सिर्फ लोकसभा में इंट्रोड्यूस हो सकता है, सिर्फ लोकसभा में, ठीक है, नॉट राज्यसभा। स्पीकर ऑफ द लोकसभा हैज द फाइनल अथॉरिटी टू डिसाइड वेदर द मनी बिल है या नहीं। लोकसभा का स्पीकर डिसाइड करेगा कि ये बिल मनी बिल है या कि नहीं। जब लोकसभा में बिल पास हो जाएगा तो राज्यसभा में से भेजा जाएगा, किस लिए? मनी बिल सेंड टू राज्यसभा। राज्यसभा उसको अमेंड नहीं कर सकती है, कैन नॉट अमेंड, ना तो रिजेक्ट कर सकती है। राज्यसभा को सिर्फ देखने के लिए भेजा जाएगा, रिकंसिडरेशन के लिए। उसको 14 डेज के अंदर वापस करना है। ये भी क्वेश्चन आया हुआ है अभी, हम लोग देखें। राज्यसभा को 14 डेज में वापस करना, आपको कुछ नहीं करना है, क्योंकि मनी बिल में पावर किसको दिया गया? लोकसभा को। लोकसभा को एक स्पेशल पावर दिया गया है, वो मनी बिल पे कानून में, मनी बिल पे पूरा, मनी बिल पे काम करने किसको दिया गया है? लोकसभा को। लेकिन राज्यसभा को सिर्फ बोला गया कि सिर्फ आपके हाउस में जाएगा 14 डेज के लिए बस। अगर आपको कुछ रिकमेंडेशन देना है तो दो, हम आपका रिकमेंड, या नहीं देना है तो मत दो। लेकिन ये लोकसभा पे जिम्मेदारी होगी कि लोकसभा राज्यसभा का रिकमेंडेशन मानेगी कि नहीं। वो एक्सेप्ट भी कर सकती है, वो रिजेक्ट भी कर सकती है। लेकिन राज्यसभा को 14 दिन के अंदर जो है ना मनी बिल को वापस करना होगा, रिटर्न करना पड़ेगा लोकसभा को। आपको हमने सिर्फ बस ऐसे देखने के लिए भेजा, कुछ नहीं, ठीक है। आपको सिर्फ देखने के लिए भेजे हैं। तो इससे अगर हम कंपैरिजन करेंगे ना तो यहाँ पे लोकसभा को ज्यादा पावर मिला हुआ है राज्यसभा के कंपैरिजन। वैसे ज्यादा पावर तो लोकसभा को मिला हुआ है, तो बात सच है, लेकिन एक कौन सा इंपॉर्टेंट बात है जो बहुत ही मायने रखती है, तो मनी बिल। क्योंकि मनी बिल सिर्फ कहाँ पे इंट्रोड्यूस होता है? कहाँ पे इंट्रोड्यूस होता है? लोकसभा में। राज्यसभा, हाँ, राज्यसभा में जाता है, लेकिन उसको एकदम धमकी देके बोला जाए कि 14 डेज में एकदम वापस करना है, चाहे जो भी हो जाओ। ठीक है, आ जाओ। हाँ, उसके बाद एक और क्वेश्चन आ जाओ। स्पीकर जो है ना, ज्वाइंट सिटिंग, ज्वाइंट सिटिंग होता है। ज्वाइंट सिटिंग कब होगा? कोई बिल आया तो कोई बिल कैसे आता है? या तो लोकसभा में जाएगा या फिर राज्यसभा में जाएगा, फिर प्रेसिडेंट उसको क्या करता है? अपना फाइनल मंजूरी देता है। तो मान लो कोई बिल लोकसभा में आया, राज्यसभा ने उस बिल को पास नहीं किया, डिसएग्रीमेंट हो गया, तब क्या करता है स्पीकर और प्रेसिडेंट मिलकर, प्रेसिडेंट बुलवाता है और स्पीकर जो इसको प्रिसाइड करता है, ठीक ना, ज्वाइंट सिटिंग बुलवाता है। जब कोई ऑर्डिनरी बिल को लेकर डेडलॉक, मैं आस्ते आस्ते बोलूँ, अच्छा जल्दी जल्दी बोल रही हूँ, अच्छा देखो समझना, रुक जाओ, मैं अच्छे समझा रही हूँ। देखो कोई बिल है, इसका नाम है बिल, ठीक है। इस बिल का काम क्या था कि चाहे इसको लोकसभा में इंट्रोड्यूस करो चाहे राज्यसभा में। चलो मैं इसको इंट्रोड्यूस करती हूँ लोकसभा में। लोकसभा में आया, ये बिल गया राज्यसभा में। राज्यसभा ने बोला कि नहीं, मुझे इस बिल पे डिसएग्रीमेंट है, मैं इस बिल पे साइन नहीं करूंगा। राज्यसभा ने मना कर दिया। जब राज्यसभा ने मना कर दिया तो बिल के ऊपर डेडलॉक लग गया। क्यों? बिल कब बनती, बिल कब लॉ बनेगी? जब लोकसभा भी पास करेगी,
तब ऑर्डिनरी बिल के मामला में ये बात होता है, ऑर्डिनरी बिल के मामला में, है ना। कोई ऑर्डिनरी बिल है, लोकसभा में गया, राज्यसभा ने उसको पास नहीं किया, यानी दोनों के बीच में क्या हो गया, डिसएग्रीमेंट हो गया, है ना। तब क्या करता है यहाँ पे तब बुलवाया जाता है ज्वाइंट सिटिंग कि ठीक है लोकसभा में भी आओ और राज्यसभा भी आओ, ठीक है। लेकिन बुलवाता कौन है, प्रेसिडेंट। लेकिन इसको प्रिसाइड कौन करता है, ज्वाइंट सिटिंग को, एग्जाम में क्वेश्चन आता है, ज्वाइंट सिटिंग को प्रिसाइड, देख लो प्रिसाइड कौन करता है, प्रिसाइड ओवर कौन करता है, स्पीकर। लोकसभा का स्पीकर जो है ना ज्वाइंट सिटिंग को प्रिसाइड करता है, ठीक है। अच्छा चलो, ज्वाइंट सिटिंग कौन सा आर्टिकल में आता है, आर्टिकल 108। याद रखना, अगर भी कोई बिल है, बिल को लेकर दोनों हाउस में डेडलॉक लग गया, डेडलॉक कब होता है, जब डिसएग्रीमेंट हो जाए, मैं इस बिल को साइन नहीं करूंगा, कोई भी दोनों में से एक बोल दे, तब बिल में क्या हो गया, डेडलॉक लग गया। डेडलॉक लग गया तो क्या किया जाता है, आ जाओ ज्वाइंट सिटिंग बुलाते हैं, ज्वाइंट सिटिंग प्रेसिडेंट बुलवाता है कि आ जाओ, लेकिन प्रिसाइड कौन करता है, प्रिसाइड ओवर कौन करता है ज्वाइंट सिटिंग को, लोकसभा का स्पीकर। आर्टिकल क्या है, आर्टिकल 108, ठीक है। समझ में आया, तुमको बस कैसे यहाँ पे ये याद करो, मैं ज्वाइंट सिटिंग तो बढ़ाऊंगी, तुमको सिर्फ ये याद करना है कि ज्वाइंट सिटिंग को अगर बहुत याद नहीं हो रहा, हाँ तो तुम सिर्फ ये याद करना है कि ज्वाइंट सिटिंग को प्रिसाइड कौन करता है, देख लो प्रिसाइड ओवर कौन करता है, स्पीकर। अगर कुछ नहीं याद, बुलाता है लेकिन स्पीकर प्रिसाइड करता है, हाँ आर्टिकल 108 के अंदर। हाँ हाँ, ज्वाइंट सिटिंग कब होता है, जब कोई भी ऑर्डिनरी बिल को लेकर डिसएग्रीमेंट हो जाए, हाँ डिसएग्रीमेंट हो जाए। अच्छा रुक जाओ, ये हो गया, अब आ जाओ, बोल रहा है कि बजट डिमांड फॉर ग्रांट, बजट इज प्रेजेंट, मैं क्या बोली, बजट भी सिर्फ लोकसभा में ही इंट्रोड्यूस होती है, राज्यसभा में सिर्फ डिस्कस करने के लिए भेजा जाता है कि 14 डेज के, मतलब सिर्फ डिस्कस करने के लिए, बस कुछ और नहीं। लोकसभा इस पे वोट करेगी, जो भी डिमांड ग्रांट होगा सब लोकसभा करेगी, तो यहाँ पर भी पावर लोकसभा को ही दिया गया है, ठीक है। बाकी वो इतना याद करने का ये नहीं है, बस याद रखना कि बजट भी लोकसभा में इंट्रोड्यूस होता है, राज्यसभा में यार। अब आ जाओ, ये वाला मैं पढ़ा रही हूँ, देखो एंग्लो इंडिया रिजर्वेशन पढ़ लो। आर्टिकल जैसे पहले क्या मैं बोली कि 545 मेंबर हुआ करता था, मेंबर कहाँ पर, लोकसभा में। दो दो एंग्लो इंडिया को प्रेसिडेंट जो है ना, दो एंग्लो इंडिया को रिजर्वेशन सीट दिया जाता था, जिसको कौन अपॉइंट करता था, तो प्रेसिडेंट, ठीक है ना। तो ये वाला मामला स्टेट लेजिस्लेटिव में भी था और लोकसभा में भी था, दोनों में भी था। स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में भी दो एंग्लो इंडिया को, दो ने एक, वहां पे एक एंग्लो इंडिया था और यहाँ पे दो एंग्लो इंडिया को अपॉइंट किया जाता था, रिजर्वेशन दिया जाता था, ठीक है। लेकिन इनको हटा दिया गया, डिसकंटिन्यू कर दिया गया, कौन सा आर्टिकल के अकॉर्डिंग, कौन सा अमेंडमेंट, अमेंडमेंट 104 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2014, ठीक है। सीज कर दिया गया, खत्म कर दिया गया, ठीक है ना। कौन सा अमेंडमेंट क्या है, 104 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2019 पूरा तरीका से कब खत्म किया गया, इफेक्ट में कब आया, 25 जनवरी 2020। लोकसभा के जो दो, क्वेश्चन इजी याद करना, लोकसभा के जो दो एंग्लो इंडिया मेंबर को रिजर्वेशन मिलता था, उनको कौन से अमेंडमेंट के अकॉर्डिंग डिसकंटिन्यू किया गया है, 104 अमेंडमेंट 2019 एक्ट, इफेक्ट में कब आया, 2020। बस यही है, ठीक है। बाकी जो है वो कल याद करेंगे, ठीक है ना। देखो ये सब जो मैं पढ़ाऊंगी ना, ये सब रिजर्वेशन वगैरह, ये तुम लोगों का टॉपिक में लिखा हुआ है कि रिजर्वेशन देना, माइनॉरिटीज के बारे में, ठीक है। तो ये बाकी मैं कल पढ़ाऊंगी, लोग थोड़ा सा इसमें का बचा हुआ, थोड़ा सा राज्यसभा, फिर ये वाला तो हो ही जाएगा, फिर राज्यसभा कराऊंगा। मैं अभी पीडीएफ सेंड कर रही हूँ, तो तुम याद करना। देखो मैं ना पीडीएफ रोज सेंड करूंगी, ये तुम्हारा क्या होगा, इंक्रीज होते जाएगा, पीडीएफ इंक्रीज होते जाएगा, क्योंकि क्वेश्चन बढ़ेगा। फिर लास्ट दिन तुम क्या करना, कल वाला जो पीडीएफ है ना वो डिलीट कर देना, ये पीडीएफ रखना, इसको पढ़ना। फिर जब मैं लास्ट दिन जो पीडीएफ सेंड करूंगी ना, उसको सिर्फ सेव करके रखना, ये पीडीएफ को सेव मत करना, मैं बार बार बोल रही हूँ, इसको सेव मत करना, इसको सिर्फ पढ़ना, हाँ क्योंकि ये मैं तुमको सिर्फ पढ़ने के लिए दे रही हूँ, तो तुम भूल जाओगे, ठीक है। और अभी जब पूरा 100 क्वेश्चन हो जाएगा ना, तब मैं पीडीएफ पूरा दे दूंगी, तब उसको सेव कर लेना, बड़ा अच्छा से इसको याद करना, ठीक है। ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट है। वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट के, वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट हम मतलब जो थिंकर वगैरह ना, हाँ हाँ टी.एच. ग्रीन और ये सब है,
तो थोड़ा क्वेश्चन अगर उसमें से बाकी जैसे 2-3 क्वेश्चन या 4-5 मैं लाऊंगी, तो सुनो पहले में ये प्रीवियस हाँ ईयर है ना, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर लेने दो, ओके उसके बाद में लाऊंगी, ठीक है। ये तो ओके मैं एनालिसिस कर रही हूँ ना, तो तुम्हारा यहाँ पे टॉपिक भी कवर हो जा रहा, और उसमें क्या है कि वो तो मैं तुम्हारा प्रैक्टिस करने के लिए लाऊंगी, वो प्रैक्टिस के लिए लाऊंगी, और ये तुम्हारा एनालिसिस हो रहा, ओके तुम्हारा टॉपिक भी कवर हो रहा है इसमें, ठीक है। और ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है ओके क्योंकि ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, ठीक है। तो बाकी मैं ओके तुमको अभी भेज दे रही हूँ, ठीक है। ठीक, ठीक ओके है, आप फिर रखते हैं, अल्लाह हाफिज। ओके